स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की सवारी करते हुए जियांग फे और इजाबेला आसमान में बहुत ऊंचाई पर ट्वाइलाइट सिटी की तरफ उड़ रहे थे। इस बार वो अटैक करने नहीं बल्कि सिर्फ एक ओवरलॉर्ड टियर बॉस फाइट देखने जा रहे थे। किसी की नज़र में आने से बचने के लिए जियांग फे इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि ट्वाइलाइट सिटी से किसी के लिए भी उसे देख पाना नामुमकिन था। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद भी नीचे ठीक से नहीं देख पा रहा था। जब जियांग फे बॉल के पास पहुंचा तो फोर्थ प्रिंस अभी तक नहीं आया था, इसलिए जियांग फे ने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। हो सकता है असासिन वहां पहले से तैयार बैठा हो। अगर उसने बॉल के पास जाने की कोशिश की तो शायद उसकी ही जान चली जाए। पास जाए बिना ये पता लगाना मुश्किल था कि वहां क्या चल रहा है। तभी इजाबेला ने किसी तरह का मैजिक इस्तेमाल करके एक रिफ्ट खोला जिसमें नीचे चल रही हर चीज की इमेज साफ दिख रही थी। ये मैजिक इजाबेला ने पहले नहीं सीखा था। ब्लैक ड्रैगन प्रिंस के एसेंस के साथ फ्यूज होने के बाद ही वो ऐसा कर पा रही थी। जब जियांग फे शो शुरू होने का इंतजार कर रहा था तब ट्वाइलाइट सिटी के कुछ हिस्सों में पहले से ही ड्रामा चल रहा था। काउंट विल्सन, वो आदमी जिसने सैटिर पर अटैक करने के लिए गुंडों को हायर किया था, वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, कमीनों, बेवकूफों, गधों, तुम लोग इतने सारे थे फिर भी एक अकेले आदमी को नहीं मार सके। काउंट विल्सन चिल्लाया। भागे हुए कैदी को मारने का ये अटेम्प्ट फेल हो गया था और अगर लूमिनस चर्च को इस बारे में पता चला तो काउंट विल्सन को इसके भारी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। माय लॉर्ड, वहां कोई और भी था। वो ड्रैकोनियंस थे। उन्होंने अचानक बीच में दखल दे दिया, गुंडे ने कहा। उसने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि जियांग फे पर सबसे पहले उसी ने हाथ उठाया था। बकवास, ड्रैकोनियन भला लाइट और डार्क के मामलों में दखल क्यों देंगे? वो हजारों सालों से न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करते आ रहे हैं। ये साफ है कि तुमने ही उन्हें मजबूर किया होगा, काउंट विल्सन ने कहा, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया था कि क्या हुआ होगा। उसके लिए हजारों हिडन स्पाइस काम करते थे, इसलिए ये नॉर्मल बात थी कि उसे लगभग हर चीज की नॉलेज थी। माय लॉर्ड, मुझ पर रहम कीजिए, गुंडे ने घुटनों के बल बैठते हुए रोकर कहा। बेकार इंसान, अगर तुम्हें मारने से मुझे तुम्हारी गलती की माफी मिल जाती तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ देता, काउंट विल्सन गुस्से में चिल्लाया। ये पनिशमेंट देने का नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सोचने का समय था। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, गुंडा रोते हुए बोला, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी जान बख्श दी गई है। वो दोनों ड्रैकोनियन उस स्पाई को ज्यादा देर तक पनाह नहीं देंगे। उन्होंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए पीटा था। गार्ड्स के पास जाओ और उनसे पूरे शहर को लॉकडाउन करने के लिए कहो। उसके बाद जितने हो सकें उतने आदमियों को साथ लो और उस स्पाई को ढूंढो। मैं ग्रैंड चर्च जा रहा हूं। जी माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूं। वो गुंडा जिसे अभी अभी काउंट विल्सन से डांट पड़ी थी तुरंत गार्ड्स की तरफ भागा और गुंडों के एक ग्रुप के साथ शहर से निकल गया। दूसरी तरफ काउंट विल्सन एक बड़े चर्च की तरफ चल दिया। ऐसा लग रहा था कि यही वो ग्रैंड चर्च है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। हालांकि उस स्पाई के अपने लोगों तक खबर पहुंचाने के चांसेस बहुत कम थे, फिर भी उसे लूमिनस चर्च में अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना था। अगर हालात सच में बेकाबू हो गए तो आने वाली मुसीबत की इकलौती वजह वही होगा। जियांग फे उस गुंडे की हालत पर हंस पड़ा और उसने जल्दी से रिफ्ट का व्यू वापस बॉल की तरफ कर दिया। 2 सेकंड से भी कम समय में उसने देखा कि जहां वो मंडरा रहे थे वहां से कुछ हजार मीटर्स नीचे एक आदमी का सिलुएट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि फोर्थ प्रिंस बस अभी अभी पहुंचा था। जब जियांग फे ने फोर्थ प्रिंस को देखा तो वो लंबी सांस लिए बिना नहीं रह सका। भले ही वो अभी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में था, लेकिन उसके चेहरे पर कई गड्ढे और उभार थे। उसका माथा बाहर की तरफ निकला हुआ था, भौहें अंदर की तरफ धसी हुई थीं। उसकी नाक चपटी थी और नथुने काफी बड़े थे। उसके नीचे वाले होंठ थोड़े बड़े थे और निचला जबड़ा भी बाहर निकला हुआ था। सच कहा जाए तो वो बिल्कुल एक ऑक्सफोर्ड शू जैसा लग रहा था। जियांग फे ने उसके चेहरे को जरा पास से देखा और नोटिस किया कि फोर्थ प्रिंस की स्किन का टोन डार्क पीलापन लिए हुए था। उसके चेहरे के राइट साइड पर जहां राइट आईब्राउ थी वहां एक बड़ा सा तिल था। उस बड़े तिल के अंदर एक छोटा तिल था। उस छोटे तिल के अंदर एक और नन्हा सा तिल था और उस नन्हे से तिल के अंदर से बालों का एक सिंगल गुच्छा उग रहा था। भले ही फोर्थ प्रिंस की भौहें घनी और बिखरी हुई थीं, लेकिन वो उस छोटे से तिल से निकल रहे घने बालों को छिपा नहीं पा रही थीं। उसने मुड़कर एक खूबसूरत फूल जैसी इजाबेला को देखा और फिर वापस फोर्थ प्रिंस को देखने लगा। जियांग फे ने चाहे जितनी भी कोशिश की, उसे इजाबेला और उस डरावने दिखने वाले प्रिंस के बीच कोई समानता नजर नहीं आई। ये भद्दा सा दिखने वाला आदमी आखिर है कौन? क्या ऐसा हो सकता है कि इजाबेला की मां का किसी और आदमी के साथ चक्कर रहा हो? जियांग फे अपने मन में सोचने लगा। ओह मेरी सुंदरी, तुम कहाँ हो? फोर्थ प्रिंस ने ऐसी आवाज में पूछा जिसे सुनकर जियांग फे के रोंगटे खड़े हो गए। जो भी हो, उसे इजाबेला की तारीफ करनी पड़ी कि वो इमेजेस के साथ ऑडियो भी ट्रांसमिट कर पा रही थी। ओह माय गॉड, इस बेवकूफ को सच में लगता है कि कोई इसके साथ डांस करना चाहेगा। या तो ये आदमी कोई बहुत बड़ा आशिक है या फिर इसके अंदर हवस का भूत सवार है, जियांग फे ने फिर से अपने मन में सोचा। ओह माय प्रिंस, मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूं, एक काफी अट्रैक्टिव ह्यूमन लड़की ने कहा। ओ मेरी प्यारी कबूतरी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, फोर्थ प्रिंस ने अपनी उसी तीखी आवाज में कहा और उस खूबसूरत ह्यूमन लड़की की तरफ लपका। माय प्रिंस, आज रात चांद कितना खूबसूरत लग रहा है।
क्या आप इस नज़ारे का मजा नहीं लेना चाहेंगे? उस लड़की ने उसे आंख मारते हुए पूछा, जो साफ तौर पर उसे रिझाने का इशारा था। बाप रे, ये लड़की तो कमाल है, जियांग फेई ने कहा। उस भद्दे चेहरे को बर्दाश्त करना और उसके साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत दिखाना, ऐसा काम कोई आम औरत नहीं कर सकती थी। हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे मजे लेने के लिए मुझे नज़ारों के मजे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो सीधे बिस्तर पर, फोर्थ प्रिंस ने बड़े गर्व से कहा। जियांग फेई ये सुनकर स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन से नीचे गिरते गिरते बचा। ये कैसा घटिया जवाब है? कोई भी ऐसे थोड़ी करता है। ओ माय गॉड, क्या डेवलपर्स आगे जो होने वाला है उसे सेंसर कर सकते हैं? जियांग फेई खुद से बड़बड़ाया। ओ माय प्रिंस, जाहिर सी बात है, उस खूबसूरत लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हफ्सी प्रिंस डेट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को ही स्किप करने की हिम्मत करेगा। फोर्थ प्रिंस की ऐसी बात सुनकर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अरे वाह, तुम तो स्पीचलेस हो गई। खैर चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो देने वाला हूं उसके लिए तुम्हें बस आहें भरनी है। फोर्थ प्रिंस ने लड़की को पकड़ते हुए कहा और अपने ही कपड़े फाड़कर सीधे उस औरत की तरफ बढ़ गया। कमीना कहीं का, इज़ाबेला चिल्लाई। मैं भी यही कहूंगा, जियांग फे भी बोला। तब तक वो बेचारी खूबसूरत लड़की फोर्थ प्रिंस की बाहों में जकड़ी जा चुकी थी। कपड़े फटने की आवाज साफ सुनाई दी और अगले ही पल जियांग फे ने देखा कि उस लड़की की ड्रेस पूरी तरह से फट चुकी थी। क्या? वो लड़की पूरी जान लगाकर चीखी। जियांग फे घबरा गया। भले ही उस लड़की को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन उसके साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक उसी पल एक एरो हवा को चीरता हुआ बहुत ही इंटेंस स्पीड से उनकी तरफ आया। हम्फ! फोर्थ प्रिंस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने बिना सिर घुमाए अपने नंगे हाथों से उस एरो को पकड़ लिया और फुर्ती से वापस उसी तरफ फेंक दिया जहां से वो आया था। आर्ग! पास के एक पेड़ से एक आवाज आई और कोई बेजान होकर सीधे जमीन पर आ गिरा। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं बस एक पल में तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हें अपने प्यार से नहला दूंगा। फोर्थ प्रिंस ने उस बेचारी लड़की से कहा, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो साफ तौर पर सदमे में थी। फोर्थ प्रिंस फिर पेड़ की तरफ पलटा और पूरी ताकत से चिल्लाया, बाहर आओ, बाहर निकलो तुम सब। मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। हा, तुमने इतनी मेहरबानी करके जो खूबसूरत सा चारा मेरे लिए भेजा है, मैं उसे पूरा खा जाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक लड़की के जरिए मुझे फंसा सकते हो, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी लड़की को तब तक प्यार कैसे किया जाता है जब तक वो मेरी बाहों में दम न तोड़ दे। फकिंग हेल! ये आदमी जितना बेवकूफ दिखता है उतना है नहीं। ये बस पागल है, जियांग फे ने अपने मन में सोचा। जैसे ही जियांग फे को सच में लगा था कि ये आदमी दिमाग से पैदल है, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे जियांग फे का वो शक पूरी तरह से दूर हो गया कि कोई पिता ऐसे बेटे से कैसे प्यार कर सकता है। वो शुरू से जानता था कि उसे मारने का प्लान बनाया गया है, फिर भी उसने अकेले और बिना किसी डर के अपने दुश्मनों का सामना किया और यहां तक कि ऐलान कर दिया कि वो उस औरत के साथ तब तक सोएगा जब तक वो मर नहीं जाती। ये क्या बकवास है? आज तुम्हारे औरतों के खिलाफ किए गए सारे बुरे कामों का अंत हो जाएगा। चूंकि वो पकड़े जा चुके थे, इसलिए डांसिंग हॉल के बगल वाले छोटे से जंगल में छुपे असैसिन्स बाहर आ गए। बाप रे, शुक्र है मैं करीब नहीं गया। जियांग फे ने जंगल से करीब 30 लोगों को बाहर निकलते हुए देखकर कहा। बदकिस्मती से चूंकि जियांग फे ये पूरा ड्रामा मैजिक रिफ्ट के जरिए देख रहा था, इसलिए वो उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा था। यहां तक कि उनके नाम भी हिडन थे। हा, मेरे लिए इतनी भीड़, मैं इस जेस्चर की कदर करता हूं, लेकिन कचरे के ढेर के साथ 3 लो लेवल ओवरलॉर्ड्स कर ही क्या सकते हैं? कर्टिस ने पागलों की तरह हंसते हुए ताना मारा। उसे तो लगा भी नहीं था कि सामने खड़े दुश्मन लड़ने लायक भी हैं। डैम! जियांग फे बड़बड़ाया। उसने सोचा भी नहीं था कि लूमिनस चर्च एक अकेले प्रिंस से लड़ने के लिए 3 ओवरलॉर्ड कैरेक्टर्स भेज सकता है। बकवास बंद करो, हम तुम्हें मारेंगे, एक होली नाइट ने लीड लेते हुए कर्टिस की तरफ बढ़ते हुए कहा। लाइट और डार्कनेस की जंग में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ खास नहीं था। वो बिना कुछ बोले ही लड़ने वाले थे। सिर्फ 3 ओवरलॉर्ड कैरेक्टर्स कर्टिस के साथ लड़ रहे थे, जबकि बाकी लोग सपोर्ट करने के लिए साइड में खड़े थे। फिर भी दोनों साइड्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर लग रही थी। व्हाट द हेल! इसमें कोई शक नहीं कि प्रिंस इतना पागल क्यों था। उसके पास अपने पागलपन को मैच करने की पावर थी। जियांग फे ने यह देखकर कहा कि कैसे फोर्थ प्रिंस चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद 30 दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। इज़ाबेला के बनाए रिफ्ट से देखते हुए जियांग फे आगे की तरफ झुका। उसने देखा कि कैसे कर्टिस ने पावर के एक ब्राइट ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर दिया। लगभग सारे मैजिक स्पेल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और हालांकि उसने कुछ को अपने शरीर पर झेला, लेकिन जैसे ही कोई मैजिक स्पेल उस पर लगता, वैसे ही ब्लैक फ्लेम्स जैसी इज़ाबेला के पास थी उस स्पेल को जलाकर खाक कर देती। उसी वक्त वो उन ब्लैक फ्लेम्स को एक वेपन की तरह अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता। जब भी वो ऐसा करता, उसके दुश्मनों को मिलकर उन फ्लेम्स का काउंटर करने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग मैजिक कॉन्जर करना पड़ता। वो आज मरेगा, इज़ाबेला ने कहा। वो कैसे? जियांग फे ने पूछा।
उसके नजरिए से ये साफ था कि पलड़ा कर्टिस का भारी था। अगर लूमिनस चर्च सच में कर्टिस को मारना चाहता तो वो सिर्फ इन मक्खियों के झुंड को नहीं भेजते। इजाबेला ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। क्या ऐसा है? जियांग फे ने कहा और जल्दी से अपना फोकस वापस बैटल पर कर लिया। इस पॉइंट पर यह साफ था कि फाइट में कर्टिस का पलड़ा भारी था। लूमिनस चर्च के मेंबर्स एक एक करके मक्खियों की तरह गिर रहे थे। लूमिनस चर्च की मदद के लिए किसी भी तरह के रीइंफोर्समेंट्स के आने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। गड़बड़ है, इसके साथ कुछ तो अजीब है। हमारी इंटेल गलत है। दुश्मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तब तक लड़ो जब तक हम में से आखिरी आदमी भी जिंदा है। होली नाइट ने अपनी शील्ड को ऊपर उठाते हुए कहा और कर्टिस की तरफ दौड़ पड़ा। घमंडी बेवकूफ! कर्टिस हंसा और होली नाइट का अटैक सहने के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा। वैम! एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ होली नाइट के चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ा। वो तुरंत हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरा और हर तरफ खून ही खून फैल गया। लाइट के लिए! बाकी अटैकर्स चिल्लाए क्योंकि उन्होंने कर्टिस को हराने के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। स्प्लैट! तलवारों और स्लैशेस के बीच कर्टिस ने बिना किसी मेहनत के अपना हाथ घुमाया और एक और लोअर लेवल ओवरलॉर्ड कैरेक्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त कर्टिस के हाथ से पर्पल रंग का खून बहने लगा। इंटरेस्टिंग, तुम लोगों ने मेरा खून निकालने में कामयाबी हासिल कर ही ली, कर्टिस ने अपने घाव को साफ करते हुए कहा। अपना खून बहते देख उसका गुस्सा अब और भी ज्यादा भड़कने वाला था। बूम! बस एक हल्के से मुक्के के साथ दूसरा ओवरलॉर्ड टियर कैरेक्टर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लाइट की शान के लिए! आखिरी बचे ओवरलॉर्ड टियर कैरेक्टर ने कहा। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे जमीन पर घसीटते हुए पूरी स्पीड से कर्टिस की तरफ बढ़ा। लाइट के लिए! लाइट के लिए! क्रैक! स्वूप! वाम! एक एक करके जो भी कर्टिस की तरफ बढ़ा उसे मार मार कर दूर फेंक दिया गया। लेकिन एक आदमी किसी तरह कर्टिस के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। मर जा! बूम! उस आदमी के खुद को सुइसाइड बॉम्बर में बदलने के बाद बाकी जो बुरी तरह घायल थे वो भी उसके पीछे पीछे आए और प्रिंस के जितना करीब हो सके वहां जाकर खुद को ब्लास्ट कर लिया। यहां तक कि वो आखिरी ओवरलॉर्ड टियर कैरेक्टर भी दौड़कर कर्टिस तक पहुंचा और फटने से पहले उसकी बांह से चिपक गया। लूमिनस चर्च वालों का दिमाग खराब है क्या? ऐसे सुइसाइडल अटैक्स की इजाजत कौन देता है? सच बताऊं तो ये कोई कल्ट ही लग रहा है, जियांग फे ने कहा। ओह वर्ड योर ग्लाइडर, तुम अभी भी बहुत मासूम और बच्चे हो। अच्छाई और बुराई जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ वो लोग होते हैं जिनके पास इरादे और आइडियाज होते हैं, इजाबेला ने कहा। इजाबेला की बात सुनकर जियांग फे सिर्फ आह भर सका। गेम में भले ही ऐसा हो, लेकिन असली दुनिया में भी यही सच था। जब से वो मेटा ह्यूमंस के घेरे में शामिल हुआ था, जियांग फे को यह साफ हो गया था कि दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी इजाबेला ने अभी एक्सप्लेन की थी। लगातार बॉम्बिंग्स के बाद कर्टिस की मूवमेंट्स थोड़ी स्लगिश हो गई थीं। वो पहले की तरह पागलों जैसा बर्ताव नहीं कर रहा था। हालांकि उसे होली नाइट से एक स्लैश लगा था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा घाव था जिसे इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन बॉम्बिंग्स की बात अलग थी। भले ही बाकी कैरेक्टर्स सिर्फ लेवल 90 लॉर्ड टियर बॉसेस थे, फिर भी उनकी एक्सप्लोसिव पावर काफी जबरदस्त थी। एक मिडिल टियर ओवरलॉर्ड होने के नाते कर्टिस का जिंदा बचना मुश्किल था अगर वो सब इसी तरह आकर खुद को उसके ऊपर ब्लास्ट करने वाले थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारी मौत देखूंगी, इजाबेला ने कड़वाहट से कहा। लाइट की शान के लिए! बूम! वो होली नाइट जिसे पहले दूर फेंक दिया गया था, उसने भी आखिर में सुइसाइड स्क्वाड ज्वाइन कर लिया और फटने से पहले कर्टिस की तरफ दौड़ पड़ा। भले ही उसका लेवल कर्टिस से सिर्फ एक कम था, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ में अंतर बहुत साफ था। फिर भी उसका ये सुइसाइड अटेम्प्ट कर्टिस को भारी डैमेज पहुंचाने में कामयाब रहा। जब फाइट खत्म हुई और धूल छंटी तो देखा गया कि कर्टिस अभी भी खड़ा है और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है। हम हा 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 हा। कर्टिस पागलों की तरह हंसने लगा। क्या तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते थे? आ जाओ, मैं यहीं हूं। वो हंसी इतनी तेज और पागलपन भरी थी कि हवा में कई हजार किलोमीटर ऊपर भी जियांग फे को उसकी आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। ओ मेरी प्यारी छोटी मॉर्टल, मैंने उन सबको खत्म कर दिया जो हमारे प्यार के बीच में आ रहे थे। अब हमारी रोमांटिक इवनिंग फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। कर्टिस वापस बॉलरूम में घुसा और उस आधी नंगी ह्यूमन औरत की तरफ तेजी से बढ़ा। मुझसे दूर रहो, वो बेचारी औरत रोते हुए चिल्लाई और बॉलरूम से बाहर उस पेड़ की तरफ भागकर बचने की कोशिश करने लगी जहां असैसिन को मारा गया था। माय लेडी, मैं जानता हूं कि तुम उनके साथ मिली हुई हो, लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पूरे जिस्म और रूह से प्यार करूंगा। और ये जान लो कि जब तुम बहुत खुश होगी और जन्नत पहुंच रही होगी, ठीक उसी वक्त मैं तुम्हारी रूह को तुम्हारे उन देवताओं के पास भेज दूंगा जिनकी तुम पूजा करती हो। तुम्हें दर्द का एहसास तक नहीं होगा। हा हा हा। कर्टिस ने एक शराबी आदमी की तरह उस औरत का पीछा करते हुए हंसकर कहा। बिना किसी मेहनत के उसने उस औरत की कलाई पकड़ी और उसे घुमाकर अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे जाने दो, वो बेचारी औरत रोते हुए चिल्लाई और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगी। इसी वक्त जियांग फे रिफ्ट के जरिए ये सब होते हुए देख रहा था।
अचानक उस औरत के हाव भाव बदल गए। भले ही वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम फोकस्ड और डिटरमाइंड लग रही थीं। उसी पल उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। शींग! एक चमक उठी और उस औरत ने एक छोटी सी तलवार निकाल ली जिसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। एक जोरदार झटके के साथ उसने वो तलवार सीधे कर्टिस के सीने में उतार दी। तब जाकर जियांग फे को समझ आया कि ये सब प्लान्ड था। अगर मेन फोर्स कर्टिस को मारने में फेल हो जाती तो ये उनका सेकेंडरी बैकअप प्लान था। वो छोटी तलवार शुरू से ही उस पेड़ में छुपाई गई थी और उस तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ ये नाटक करना था। मर जा! उस औरत ने चिल्लाते हुए अपनी सॉर्ड को फोर्थ प्रिंस के हार्ट में गहराई तक उतारने की कोशिश की। फोर्थ प्रिंस को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि वो उसकी मीठी खुशबू में पूरी तरह से खोया हुआ था। पिंग! इम्पॉसिबल! हा हा! वो औरत घबरा गई, जबकि फोर्थ प्रिंस के फेस पर एक भयानक स्माइल आ गई। जो शॉर्ट सॉर्ड उसके चेस्ट में धंस जानी चाहिए थी, वो टकराकर वापस उछल गई। फोर्थ प्रिंस ने फिर अपनी शर्ट फाड़ दी और उसके नीचे से ब्लैक आर्मर की एक और लेयर बाहर आ गई। हा हा! सरप्राइज्ड? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा प्लान मुझे लूमिनस नीडल से मारने का था। अगर मैंने शैडो आर्मर नहीं पहना होता तो तुम मुझे पक्का मार देती। फोर्थ प्रिंस ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सब कुछ उसके प्लान्स का हिस्सा था। फोर्थ प्रिंस ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि लूमिनस नीडल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। भले ही वो फीमेल एक ओवरलॉर्ड टियर कैरेक्टर थी, लेकिन वो सिर्फ एक लो लेवल ओवरलॉर्ड टियर थी। फोर्थ प्रिंस और उसके बीच गैप बहुत ज्यादा था। जब उसे उम्मीद ना हो तब चुपके से मारने के अलावा कर्टिस को हराने का उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था, और अब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मौका भी जा चुका था। ओह, मेरी बेचारी खूबसूरत मॉडल जो होना तय है, उससे बचने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स करो और मुझे प्यार से गले लगाने दो। तुम बस प्लेजर के समुंदर में डूब जाओगी। कोई पेन नहीं होगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। HAHAHAHAHA। फोर्थ प्रिंस हंसा और बिना किसी एफर्ट के उस फीमेल को काबू करते हुए अपनी बाहों में खींच लिया। क्या कमीना है! मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिवाइव होने पर फादर ने उसे इस हद तक ब्लेस कर दिया होगा, इजाबेला ने गुस्से में कहा। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि लूमिनस चर्च के प्लान्स अब खत्म हो चुके हैं। कर्टिस को मारने का उनका फाइनल अटेम्प्ट लूमिनस नीडल का यूज करना था। वो डैगर किसी भी तरह के आर्मर और शेल को पार कर सकता है। कोई भी नॉर्मल डिफेंस उस डैगर की शार्पनेस को नहीं झेल सकता। असल में उस डैगर के पास इतनी पावर है कि वो टारगेट के हार्ट पर स्ट्राइक करते ही किसी भी इंसान को तुरंत मार सकता है, इजाबेला ने कहा। ये सच में बहुत स्ट्रांग है। डिफेंस इग्नोर के साथ साथ इंस्टेंट डेथ इफेक्ट? ये तो पक्का कोई सेलेस्टियल टियर वेपन है। फिलहाल ये लूमिनस चर्च का सबसे स्ट्रांगेस्ट होली वेपन है, इजाबेला ने कहा। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो डैगर आर्मर के आर पार जा सकता है, तो इसका मतलब कर्टिस ने जो शैडो आर्मर पहना है वो कोई ऑर्डिनरी आर्मर नहीं है। वो मेरे फादर का होली आर्मर है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये किसी सेलेस्टियल वेपन या उससे लोअर लेवल के अटैक्स को 3 बार ब्लॉक कर सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फादर उसे इतना पावरफुल रेलिक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जियांग फे ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सच कहा जाए तो शैडो आर्मर लूमिनस नीडल जितना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि दोनों होली टियर इक्विपमेंट लगभग सेम टियर के ही थे। इस इंस्टेंस में फाइट के दौरान लूमिनस नीडल का अपर हैंड होना चाहिए था। उसे बस 3 बार अटैक करना था और आर्मर का इफेक्ट नलिफाई हो जाता। प्रॉब्लम उस वेपन को चलाने वाले में थी। वो खूबसूरत औरत कर्टिस के आगे कहीं नहीं टिकती थी। उसके पास स्ट्राइक करने का सिर्फ एक ही चांस था, और चूंकि आर्मर ने अटैक को नलिफाई कर दिया था, इसलिए उसके पास दूसरी स्ट्राइक करने का कोई चांस नहीं बचा था। चलो चलते हैं, इजाबेला ने मायूस होकर कहा। उसने सोचा था कि वो अपने मनहूस भाई की मौत देख पाएगी। ये देखकर दुख हो रहा था कि लूमिनस चर्च में सिर्फ कचरा भरा हुआ था। इतने सारे लोग मारे गए और सब कुछ बेकार हो गया। अगर जियांग फे और इजाबेला आगे जो होने वाला था उसे देखना कंटिन्यू रखते तो वो बस यही देख पाते कि कैसे कर्टिस उस औरत को बुरी तरह नोचता। रुको, क्या क्या हो रहा है? जियांग फे ने पूछा। वो कंटिन्यू देखना चाहता था कि ये सब कैसे एंड होगा। हालांकि वो जानता था कि अगर इजाबेला जाना चाहती है तो वो रिफ्ट क्लोज कर देगी और जियांग फे कुछ नहीं देख पाएगा। ठीक उसी मोमेंट उसने रिफ्ट की आखिरी झलक देखी और नोटिस किया कि कर्टिस के साथ कुछ हो रहा था। इस पॉइंट पर फोर्थ प्रिंस ने उस खूबसूरत औरत को जमीन पर दबा रखा था। उसका ब्यूटीफुल गाउन बुरी तरह फट चुका था और अब सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा बचा था जो उसके जरूरी हिस्सों को कवर कर रहा था। मुझसे डरो मत माय लेडी, तुम्हें पेन फील नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। उस बेचारी औरत के बचने की लाख कोशिशों के बावजूद फोर्थ प्रिंस ने जबरदस्ती उसे किस कर लिया। वो खुद को छुड़ाने के लिए रेसल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सैडली उसकी स्ट्रेंथ उस पावरफुल और ठरकी रॉयल नेफिलिम प्रिंस के सामने कुछ भी नहीं थी। हा, जितना रेसल करना है कर लो। मुझे औरतों में ये चीज भी बहुत पसंद है। फोर्थ प्रिंस ने हंसते हुए उस औरत का मजाक उड़ाना कंटिन्यू रखा। आर्ग! इस पॉइंट पर जियांग फे और इजाबेला की नजरें कर्टिस पर ही टिकी हुई थीं। कुछ तो हो रहा था। फोर्थ प्रिंस को सांस लेने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था।
ये क्या हो रहा है? फोर्थ प्रिंस गुर्राया। हम्फ, उस औरत ने किसी तरह कर्टिस को धक्का देकर दूर कर दिया। उसका फेस लाल हो चुका था और उसने अपने हाथ चेस्ट पर रखे हुए थे। वो आदमी भारी मात्रा में खून खांस रहा था। वैम! वो औरत अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसने कर्टिस को एक तरफ फेंक दिया। कुत्ती, तुमने मुझे पॉइजन कब दिया? इस पॉइंट तक कर्टिस का फेस बैंगनी होना शुरू हो गया था। उसकी गर्दन से पर्पल रंग की नसें बाहर निकल रही थीं और उसके गालों तक फैल रही थीं। तुम्हारे सोचने से बिल्कुल अलग, मैंने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया है। मुझे बस एक खास तरह की लिपस्टिक यूज करना पसंद है, उस औरत ने कहा। भले ही वो इस पॉइंट पर लगभग न्यूड थी, लेकिन वो बड़े ग्रेस के साथ चलकर लूमिनस नीडल तक गई और उसे उठा लिया। ऐसा नहीं हो सकता। कर्टिस पैनिक करने लगा। उसकी बॉडी में जो पॉइजन बह रहा था वो एक्सट्रीमली पोटेंट था। उसकी स्ट्रेंथ और मैजिक पावर दोनों फेड हो रही थीं। अब वो फाइट बैक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। भले ही शैडो आर्मर अभी 2 और स्ट्राइक्स सह सकता था, लेकिन अब वो सैकड़ों स्ट्राइक्स के लिए ओपन था। ये बात जान लेनी चाहिए कि कर्मा हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। औरतों को गंदा करने वाले इस मनहूस सुअर को एक औरत के हाथों ही मरने दो, इजाबेला ने कहा। हा, बिल्कुल सही कहा, जियांग फेई ने कहा। कर्टिस जैसे इंसान का इस तरह मरना एकदम सही रेट्रिब्यूशन था। ये मौत देखने लायक थी। यहां तक कि उसकी अपनी छोटी बहन ने भी उसकी मौत को जस्टिफाइड मान लिया था। तुम कर्टिस इस पॉइंट पर बोलने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था, और अगर वो बोल भी पाता तो क्या ही करता? अपनी जान की भीख मांगता? दुनिया का जो दस्तूर है, लाइट और डार्क कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये बात थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग लग सकती थी, क्योंकि इस आदमी ने 30 से ज्यादा लोगों को मार दिया था और वो उस बेचारी औरत का रेप करने वाला था। और अभी वो बस एक औरत का टारगेट बने हुए जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ये कर्टिस की आखिरी सांस थी। मेरे हाथों से मर कमीने, उस औरत ने कर्टिस के हार्ट में डैगर उतारते हुए कहा। पिंग पिंग, मेरा खेल खत्म। ये कर्टिस का आखिरी ख्याल था, क्योंकि शैडो आर्मर की तीनों डिफ्लेक्शन यूज हो चुकी थीं। अब आखिरी बार पक्का उसकी जान ले लेगा। आर्ग! वो औरत चिल्लाई और उसने आखिरी बार डैगर को अंदर धकेला, ये जानते हुए कि इससे फोर्थ प्रिंस मारा जाएगा। हम्फ, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ नेदरवर्ल्ड खींच कर ले जाऊंगा। फोर्थ प्रिंस की आंखें अचानक खुलीं और वो चिल्लाया। उसने अपनी बॉडी का सारा मैजिक जला दिया था और एक पावरफुल बीम ब्लास्ट की, जो उस औरत को ठीक उसी वक्त लगी जब डैगर उसके हार्ट में धंस गया था। वैम! वो औरत कर्टिस से कुछ मीटर्स दूर जाकर दीवार से टकराई। बॉलरूम में फिर से सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर तरफ बेजान लाशें बिछी हुई थीं। डैगर के हार्ट में लगते ही फोर्थ प्रिंस मारा जा चुका था। जियांग फेई और इजाबेला बैटल के एंड में अभी भी रिफ्ट से देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट्स तक वेट किया ताकि ये पक्का हो जाए कि दोनों साइड्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, और फिर जियांग फे नीचे उतर गया। चलो नीचे चलते हैं, जियांग फे ने नीचे उतरते हुए कहा। किस लिए? क्या उस नेकेड फीमेल असैसिन की वजह से? क्या इसी वजह से तुम नीचे जाना चाहते हो? इजाबेला ने बुरी तरह ब्लश करते हुए पूछा। ओ मेरी प्यारी इजाबेला, मैं तो बस वहां जो कुछ भी मिल जाए उसे पिकअप करने जा रहा हूं, जियांग फे ने कहा। यह सच था। अगर इजाबेला ने मेंशन नहीं किया होता तो एक नेकेड औरत की बॉडी देखने का ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आता। उसका असली रीजन उन 2 होली टियर इक्विपमेंट को ढूंढना और हासिल करना था, शैडो आर्मर और लूमिनस नीडल। हालांकि एनपीसीएस का किसी एनपीसी को मारना कोई कॉमन बात नहीं थी। मौत के बाद वो होली टियर इक्विपमेंट ड्रॉप होना चाहिए था, इससे पहले कि दूसरे एनपीसीएस आकर उसे उठा लें। अगर ऐसी बात है तो मैं इन्हें उठाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इजाबेला ने मुंह बनाते हुए कहा। एक तरीके से देखा जाए तो वो काफी क्यूट लग रही थी। इजाबेला को जियांग फे के शैडो आर्मर उठाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो आइटम नेफिलिम का था। जमीन पर पहुंचने के बाद जियांग फे ने अपने स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को अनसमन किया और चुपचाप लाशों की तरफ बढ़ गया। जियांग फे ने सबसे पहले फोर्थ प्रिंस की तलाशी ली और उसे तुरंत फोर्थ प्रिंस की डेड बॉडी के पास शैडो आर्मर पड़ा हुआ मिल गया। शैडो आर्मर बूस्ट होली यूज ऑन एनी चेस्ट पीस एंड ऑब्टेन अ स्किल शैडो बैरियर activates to grant a barrier that will nullify 3 instances of attacks. Status skill 1 second cooldown time. Recharge rate 1 attack instant nullification per day. Maximum charge 3. Requirement shadow or dark related class or race. Note: armor boost is not the same as equipment enhancement. Armor boost can be removed from an equipment and can be reused on other chest piece. बढ़िया चीज है, जियांग फे ने स्माइल करते हुए वो आइटम उठा लिया। उसने जैसा सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि शैडो आर्मर कोई इक्विपमेंट नहीं बल्कि एक इक्विपमेंट अपग्रेड आइटम था। इसे किसी चेस्ट पीस पर अप्लाई करने से उसे एक स्किल मिल जाती जिसे वो किसी भी टाइम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि ये एक स्टेटस स्किल थी जो बिल्कुल माना कंज्यूम नहीं करती। अलर्ट रहने पर जियांग फे किसी एम्बुश अटैक से बचने के लिए इस स्किल को लंबे टाइम तक एक्टिवेट रख सकता था, और किसी डंजन रन के दौरान इस स्किल को टर्न ऑफ किया जा सकता था।
कुल मिलाकर ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम था क्योंकि ये उसके इक्विपमेंट स्लॉट पर लगता था। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि ये किसी जेमस्टोन या एनहांसमेंट स्क्रोल की तरह नहीं था जो एक बार यूज होने के बाद दुनिया से गायब हो जाते हैं। इस आर्मर बूस्ट को चेस्ट पीस से रिमूव करके किसी दूसरे चेस्ट पीस पर रीयूज किया जा सकता था। ये एकदम एक एक्स्ट्रा स्किल होने जैसा था। इस आइटम का इकलौता डाउनसाइड बाकी इक्विपमेंट जैसा ही था कि मरने पर यह आइटम भी इक्विपमेंट के साथ ही ड्रॉप हो जाएगा। बेला, ये लो शैडो आर्मर। जियांग फे ने शैडो आर्मर इजाबेला को पकड़ा दिया। भले ही उसे वो चाहिए था, लेकिन फिर भी वो आइटम इजाबेला के फादर का था। साथ ही उसे थोड़ा डर भी था कि अगर किसी ने उसके पास शैडो आर्मर देख लिया तो शायद वो नेफिलिम या यहां तक कि सेलेस्टियल की बाउंटी लिस्ट में आ जाए। इसे तुम रख लो, मैं अपने फादर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी, इजाबेला ने कहा। वो समझ गई थी कि जियांग फे को सच में वो चाहिए, क्योंकि इजाबेला के पर्सपेक्टिव से जियांग फे कोई आउटसाइडर नहीं था, इसलिए उसे जियांग फे के पास ये आइटम रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हे। जियांग फे खुशी से हंसा। उसका नाटक तुरंत पकड़ा गया था और ये जानते हुए भी वो खुश था कि उसे शैडो आर्मर मिल गया। जियांग फे ने तुरंत शैडो आर्मर यूज कर लिया। बाहर से देखने में ये एक चेन प्लेट जैसा था, लेकिन जैसे ही जियांग फे ने इसे यूज किया, शैडो आर्मर काली धुंध में डिसॉल्व हो गया और जियांग फे के लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट के साथ मर्ज हो गया। उसी वक्त जियांग फे के स्किल बार में एक नई स्किल शैडो बैरियर ऐड हो गई। स्किल आइकन के टॉप राइट कॉर्नर पर 0 लिखा था। अगर उस फीमेल असैसिन ने कर्टिस को न मारा होता तो वो नंबर 3 होता। शैडो आर्मर का काम खत्म होने के बाद जियांग फे लुमिनस नीडल निकालने के लिए उस नेकेड असैसिन की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? इजाबेला ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए और गाल फुलाते हुए पूछा। मैं वहां जा रहा हूं, जियांग फे ने उस नेकेड लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुमिनस नीडल निकालने के लिए। हम्फ। इजाबेला ने अपना लगभग ना के बराबर सीना फुलाया और गुस्से में पैर पटकते हुए जियांग फे की तरफ बढ़ी। मैं जाऊंगी, तुम यहीं रुको, बिल्कुल ताक झांक मत करना, इजाबेला ने कहा। हुर्र, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूं, कोई ताक झांक नहीं करूंगा। जियांग फे ने कंधे उचकाए और उस नेकेड लेडी की तरफ अपनी पीठ कर ली। ताक झांक मत करना, इजाबेला ने कुछ कदम दूर जाने के बाद कहा। हाँ, तुम ये बात पहले भी एक बार कह चुकी हो। जियांग फे ने अपनी आवाज थोड़ी तेज की और हल्का सा हंसा। हैं? इजाबेला चौंकी। जब वो लुमिनस नीडल उठा रही थी तो इजाबेला सरप्राइज रह गई कि वो डैगर एक इक्विपमेंट की तरह रजिस्टर नहीं हुआ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम उसकी बॉडी निहार रही हो? फिक्र मत करो यंग प्रिंसेस, मुझे यकीन है कि तुम भी बड़ी होकर एक दिन उसी की तरह बनोगी। टी नहीं, बात ये नहीं है, वो मरी नहीं है, इजाबेला ने कहा। जियांग फे तुरंत पलटा और चलकर उसके करीब गया। अगर वो मरी नहीं है तो फिर उठ क्यों नहीं रही है? जियांग फे ने उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। मुझे लगता है उसे सील कर दिया गया है। ये मुझे इटर्नल पेट्रिफिकेशन स्पेल लग रहा है। ये क्या होता है? जियांग फे को कंफ्यूजन होने लगी। ये एक तरह की मिस्टिक आर्ट्स है जिसे सिर्फ एक नेफिलिम ही कॉन्जर कर सकता है। इस स्पेल को कास्ट करने के लिए किसी को भी अपना सारा नेफिलिम ब्लड जलाना पड़ता है। इसकी कॉस्ट बहुत भारी होती है क्योंकि कास्टर को हैवी डैमेज सहना पड़ता है और उसकी जान भी जा सकती है। इसका इफेक्ट क्या है? नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इंसान हमेशा के लिए सो जाएगा, जियांग फे ने कहा, क्योंकि नाम से ही काफी कुछ समझ आ रहा था। इजाबेला ने स्किल के बारे में जैसा डिस्क्राइब किया था, उससे लग रहा था कि अगर कोई प्लेयर इसे यूज करे तो एक्टिवेशन पर ही उस प्लेयर की मौत हो सकती है और वो अपना लेवल या शायद पूरा कैरेक्टर ही गंवा बैठे। इस स्किल से बचने का एक तरीका है, जिस पर यह स्पेल कास्ट किया गया हो उसका लेवल कास्टर के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। उस इंसान को स्पेल को पूरी तरह एक्टिवेट होने से रोकने के लिए अपनी सारी एनर्जी और लाइफ फोर्स लगानी पड़ती है। अगर सब फेल हो जाए तो टारगेट हमेशा के लिए एक फ्रोजन स्टेट में चला जाएगा, बिल्कुल इसकी करंट स्टेट की तरह, जहां इसे कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता लेकिन ये मूव भी नहीं कर सकती। इजाबेला ने उस औरत के गाल में उंगली चुभाते हुए कहा। वो एकदम एक मैनेकिन जैसी लग रही थी। मैं समझ गया, जियांग फे ने अपना सिर हिलाया और इजाबेला की बात मान ली। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें अपने आप उस औरत की रिडोंकुलस बॉडी पर फोकस हो गईं। हाँ, रुको, तुम यहां क्या कर रहे हो? इजाबेला जियांग फे के सवालों के जवाब देने में इतनी खो गई थी कि वो भूल ही गई कि जियांग फे पहले से ही उसके बगल में खड़ा था और उस औरत की बॉडी को घूर रहा था। हालांकि इजाबेला ने जियांग फे को किसी छोटी बच्ची की तरह धक्का देकर दूर कर दिया था, लेकिन जियांग फे उस औरत की प्रॉपर्टीज पढ़ने में कामयाब हो गया। होली चर्चेस असैसिन सिल्फी, ह्यूमन ओवरलॉर्ड, लेवल 90, हेल्थ पॉइंट्स 400 मिलियन, अटैक पावर 200,000। नोट: मून गॉड्स पर्सनल अप्रेंटिस, loved and blessed with the grace of the moon god, a female of high ranks in the luminous church। बाप रे, ये औरत तो लुमिनस चर्च में कोई बहुत बड़ी हस्ती है, जियांग फे हैरानी से बोला। भले ही ये औरत एक लोअर लेवल ओवरलॉर्ड थी, लेकिन फिर भी वो खुद मून गॉड की अप्रेंटिस थी। इतना होना ही उसके लुमिनस चर्च के हाई रैंक्स में होने के लिए काफी होली और माइटी था। मून गॉड भी बिल्कुल सन गॉड की तरह ही था। मून गॉड की पोजीशन लगभग वैसी ही थी जैसी नेफिलिम्स रेस में नेफिलिम्स क्वीन की थी।
नेचुरली उन्हें सेलेस्टियल्स का नेचुरल बॉर्न एनिमी माना जाता था। फिलहाल उस औरत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका इनवल्नरेबल स्टेटस था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे जियांग फे उसे मारकर लूमिनस नीडल ले सके। ठीक उसी वक्त जियांग फे की आंखें तेजी से घूमने लगीं। नहीं, वो कुछ फालतू चीजें नहीं देख रहा था, बल्कि उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। Heartfelt, special tool, legendary, used on a target in a state of non-resistance. Makes the target gain a great relationship with you and be loyal to only you. Note, Heartfelt will ignore level, tier, race and faction. This would be effective against a high-tier, high-ranking and high-level boss that would not resist this effect. Note, this item will be destroyed upon use. ये आइटम काफी टाइम से जियांग फे के पास था और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसे किसी गॉड पर भी यूज किया जा सकता था। बस शर्त ये थी कि वो इसके इफेक्ट को रेजिस्ट न करे। अगर इस पूरे प्रोसेस के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो जियांग फे किसी असली गॉड को भी अपना डिसाइपल बना सकता था। प्रॉब्लम इस आइटम की रिक्वायरमेंट में थी। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब था कि टारगेट को या तो अनकॉन्शियस होना चाहिए या फिर अपनी मर्जी से खुद पर यह कास्ट होने देना चाहिए। इसके अलावा किसी हाई लेवल एंटिटी का होना भी जरूरी था। किसी गॉड या ओवरलॉर्ड टियर कैरेक्टर का सामने आना और हार्टफेल्ट के यूज को रेजिस्ट न कर पाना जियांग फे के लिए लॉटरी लगने जैसा था। लेकिन फिलहाल वहां एक अनकॉन्शियस ओवरलॉर्ड टियर लेडी पड़ी थी। जियांग फे ने तुरंत हार्टफेल्ट यूज करने का सोचा। जियांग फे को सिल्फी पर लगे उस सो कॉल्ड इटर्नल पेट्रिफिकेशन की कोई टेंशन नहीं थी। आखिर वो मून गॉड की बिलवड अप्रेंटिस होने के साथ साथ लूमिनस चर्च की एक हाई रैंकिंग मेंबर भी थी। वो लोग उसे इस स्पेल से आजाद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। अगर जियांग फे ने उस पर हार्टफेल्ट यूज कर लिया तो उसे लूमिनस चर्च के अंदर एक हिडन जासूस मिल जाएगा। इस पॉइंट पर जियांग फे ने अपना डिसीजन लेने से पहले खुद को तैयार किया और रिंग की इन्वेंट्री से वो आइटम बाहर निकाल लिया। हार्टफेल्ट एक छोटा सा गोल्डन एरो था जिसमें एक नन्हा सा गोल्डन लॉक और एरो के एंड पर एक छोटी सी चेन लगी थी। ये पूरा आइटम इतना छोटा था कि जियांग फे के अंगूठे में फिट हो सकता था। जियांग फे ने हार्टफेल्ट को अपने हाथ में पकड़ा और उस खूबसूरत लेडी के करीब गया। वर्ड योर ग्लाइडर, तुम क्या कर रहे हो? इजाबेला ने उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने खड़े होकर कहा। मेरी बात सुनो, रीजन चाहे जो भी हो, हम डार्क फैक्शन में हैं। मैं भले ही एक एडवेंचरर हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रांग होता जाऊंगा मैं लाइट और डार्क के बीच की इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस चांस का फायदा उठाऊं और अंदर की खबर रखने के लिए एक जासूस तैयार करूं। ये फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकता है। जियांग फे ने एक्सप्लेन किया कि वो उस अनकॉन्शियस लेडी के साथ क्या करने वाला है। उस वक्त इजाबेला भले ही अभी भी मुंह फुलाए हुए नाराज थी, लेकिन फिर भी उसने न चाहते हुए भी जियांग फे को अपना काम करने देने के लिए रास्ता छोड़ दिया। जियांग फे ने हार्टफेल्ट को उसकी चेस्ट के सेंटर में रखा और जोर से प्रेस किया। एक शानदार गोल्डन लाइट चमकी और उसके हाथ में मौजूद वो नन्हा एरो लाइट वेव्स में बदल गया जो फूटकर बाहर निकली और उस लेडी के चारों तरफ घूमने के बाद उसके हार्ट के जरिए उसकी बॉडी में एंटर कर गईं। वही लाइट जियांग फे के पास भी आई और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद उसके हार्ट में भी समा गई। टिंग! सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी जब जियांग फे और उस लेडी के अंदर गई लाइट ने एक लाइट चेन बनाई जिसे पूरी तरह से गायब होने में करीब 1 मिनट का टाइम लगा। डिंग! यू हैव गेन्ड एब्सोल्यूट लॉयल्टी फ्रॉम सिल्फी। डिंग! सिल्फीज रिलेशनशिप विथ यू हैज इंक्रीज टू कोल्ड। सिल्फी का नेम टैग हॉस्टाइल रेड से पिंक में चेंज हो चुका था। डिंग! सिल्फीज रिलेशनशिप विथ यू हैज इंक्रीज टू न्यूट्रल। कुछ ही देर में वो पिंक कलर धीरे धीरे येलो में बदल गया। डिंग! सिल्फीज रिलेशनशिप विथ यू हैज इंक्रीज टू फ्रेंडली। देखते ही देखते वो येलो कलर ग्रीन हो गया और जैसे ही कई और नोटिफिकेशंस आईं, सिल्फी का रिलेशनशिप फ्रेंडली से बढ़कर रिस्पेक्ट, फिर एडमायर और फाइनली रिवियर तक पहुंच गया। डिंग! An opposite gender NPC's relationship with you has reached revered. Further increase in reputation had made this opposite gender NPC be infatuated with you. हाँ, क्या पहले से ऐसी कोई सेटिंग थी? जियांग फे सच में सरप्राइज्ड था। उसे याद था कि उसने पब्लिक अनाउंसमेंट और गेम गाइड में पढ़ा था कि एक एनपीसी का प्लेयर के साथ रिलेशनशिप नाम की कोई चीज हो सकती है और हाईएस्ट रिलेशनशिप सिर्फ रिवियर्ड तक ही जा सकता था। जियांग फे ने कभी नहीं सोचा था कि इन्फैचुएटेड नाम का कोई हिडन लेवल भी होगा। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ उन एनपीसी पर वर्क करेगा जिनका जेंडर प्लेयर से ऑपोजिट हो। जियांग फे के केस में एक फीमेल। इस पूरे टाइम कर्टिस के स्पेल में फंसी वो बेचारी फीमेल एक स्टैचू की तरह फ्रोजन थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। उस पर हार्टफेल्ट यूज करने के बाद जियांग फे देख सकता था कि उसकी आंखों में इमोशंस के साइंस थे। जिस तरह से वो जियांग फे को देख रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो मूव कर पाती तो तुरंत उस पर छलांग लगा देती। हम्फ! इजाबेला ने चिढ़ते हुए मुंह बनाया। जहां एक तरफ सिल्फी जियांग फे को रोमांटिक आंखों से घूर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजाबेला उसे हॉस्टिलिटी के साथ घूर रही थी। उर्हम जियांग फे ने कंधे उचकाए और इस पॉइंट पर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। भले ही वो श्योर था कि उसका इजाबेला के साथ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी वो जियांग फे से काफी खफा और अनॉय लग रही थी। वो ऑकवर्ड माहौल ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि इजाबेला ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वर्डियो ग्लाइडर ड्रैगन को समन करो, हमें यहां से निकलना होगा अभी।
इजाबेला ने कहा। वो पैनिक कर रही थी और जियांग फेई इसकी वजह जानता था क्योंकि उसे अपनी तरफ आती कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जियांग फेई ने सिर हिलाया और जल्दी से ड्रैगन को समन किया। वो समझ गया था कि अगर वो वहां रुके तो चाहे वो डार्क फैक्शन हो या लाइट फैक्शन रीजन जो भी हो उन्हें पक्का ढूंढकर मार दिया जाएगा। जैसे ही ड्रैगन आया जियांग फेई और इजाबेला जल्दी से उस पर कूदकर बैठ गए और जितनी जल्दी हो सके रात के आसमान में उड़ गए। जल्दी करो, अगर सिल्फी को कुछ हो गया तो हम बड़ी ट्रबल में फंस जाएंगे। जो लोग उस सीन की तरफ आ रहे थे वो काउंट विल्सन था और उसके पीछे लुमिनस चर्च का एक हायर मेंबर और साथ ही एक आर्च बिशप भी था। वो क्या है? कोई चिल्लाया। जब इजाबेला ने कदमों की आवाज़ सुनी थी तब वो लोगों का ग्रुप पहले से ही काफी क्लोज था। इससे पहले कि जियांग फेई आसमान की तरफ स्पीड पकड़ पाता, उन लोगों के ग्रुप ने गायब होने से पहले ड्रैगन के सिलुएट की एक झलक देख ली थी। एक ड्रैकोनियन, शायद कोई ड्रैगन नाइट, काउंट विल्सन ने कहा। ये बोलते ही उसका दिल बैठ गया। भागे हुए कैदी का पीछा करते टाइम उसके आदमियों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था और इस पूरे मेस में ड्रैकोनियन को भी इन्वॉल्व कर लिया था। अगर इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में सच में ड्रैकोनियन इन्वॉल्व हुए तो काउंट विल्सन को कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और तेज, काउंट विल्सन अपने आदमियों पर चिल्लाया जब उन्होंने उस ड्रैगन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। हालांकि वो ओवरलॉर्ड टियर आर्चबिशप भी उस ड्रैगन को पहचान नहीं पाया था। मुझे यहां ड्रैकोनियन की पावर के सिर्फ ट्रेसेस फील हो रहे हैं। वो बस यहां आए और बिना कुछ किए ही चले गए, उस आर्च बिशप ने कहा जिसने एक बड़ा लाल सेरेमोनियल रोब पहना हुआ था। शुक्र है भगवान का सब लोग, आसपास देखो और इस जगह को एग्जामिन करो। आर्च बिशप की बातें सुनकर काउंट विल्सन को बहुत रिलीफ मिला। अगर उसे कोई पनिशमेंट मिली भी तो वो हल्की ही होगी। देखते ही देखते रॉयल नेफिलिम के फोर्थ प्रिंस कर्टिस की डेड बॉडी और साथ ही सिल्फी की पेट्रिफाइड बॉडी मिल गई। बॉलरूम के बाहर हर तरफ लुमिनस चर्च के कई असासिन्स और फाइटर्स की सुइसाइड बॉम्बिंग की वजह से उनके बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे। कर्टिस पक्का बहुत स्ट्रांग रहा होगा जिसने यहां ऐसा सीन बना दिया, आर्चबिशप ने कहा। यह नज़ारा देखने में बहुत ही भयानक था। फोर्थ प्रिंस को असैसिनेट करने के इस मैट्रिकुलेटेड प्लान में 4 लोअर लेवल ओवरलॉर्ड्स और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होली टियर लुमिनस नीडल इन्वॉल्व थे। भले ही प्लान सक्सेस रहा हो लेकिन इसकी वजह से 3 ओवरलॉर्ड्स की मौत हो गई थी और एक बुरी तरह इंजर्ड था। फोर्थ प्रिंस की स्ट्रेंथ जज करने के लिए इतना काफी था। माय लॉर्ड, हमें कर्टिस की बॉडी पर कुछ नहीं मिला। बाकी डेड बॉडीज का क्या करना है? काउंट विल्सन ने कहा। ड्रैकोनियन यहां आए थे और मुझे श्योर है कि उन लालची रेसेस ने यहां जो कुछ भी था वो सब ले लिया होगा। मुर्दों को डिसेंट तरीके से दफना दो और कर्टिस का सिर काट दो। अगर सिर अभी भी जुड़ा रहा तो नेफिलिम उसे वापस रिवाइव कर सकते हैं। सिल्फी को वापस भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट तैयार करो। मुझे श्योर है कि मून गॉड पर्सनली उसका ट्रीटमेंट करेंगी। काउंट विल्सन को इंस्ट्रक्ट करने के बाद आर्चबिशप मैदान में इधर उधर टहलने लगा। वो बहुत खफा था क्योंकि ड्रैकोनियन जियांग फेई ने इस सीन का फायदा उठा लिया था। ये सच भी था क्योंकि जियांग फेई ने सिल्फी से लुमिनस नीडल लेने की ट्राई तो की ही थी। जी माय लॉर्ड, आर्चबिशप के उसे वहां से भेजने के बाद काउंट विल्सन ने कहा। जियांग फेई ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि लुमिनस चर्च ने आफ्टरमैथ को कैसे हैंडल किया। उसने बस बीज बो दिया था और अब उसे सिर्फ सही मोमेंट का वेट करना था। उसने अब तक कुछ नहीं किया था और सिर्फ क्वेस्ट लाइन फॉलो करके ही एपिक लूट हासिल कर लिया था। सिस्टम अलर्ट पॉपअप हुआ जो जियांग फेई को याद दिला रहा था कि सर्वर क्लोजिंग टाइम पास आ रहा है। उस मोमेंट जियांग फेई बहुत खुश और सैटिस्फाइड फील कर रहा था। आज का गेमिंग सेशन पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। दिन की शुरुआत में उसने एक 5 लोगों की पार्टी ज्वाइन करके दूसरी गिल्ड के कुछ 1000 प्लेयर्स पर अटैक किया था और उनके स्टोरेज यूनिट पर रेड मारी थी। उसके बाद वो 3 लॉर्ड टियर एनपीसीएस को धोखा देकर उनका प्रेशियस ट्रेजर हथियाने में भी कामयाब रहा था और दिन के आखिर में वो एक सैटिर स्पाई को बचाने और ओवरलॉर्ड्स के बीच बैटल देखने के साथ साथ और भी ज्यादा लूट लेकर वहां से निकलने में कामयाब रहा। जियांग फेई के लिए ये एक एक्सट्रीमली सैटिस्फाइंग दिन था। एक सेफ स्पॉट मिलने के बाद जियांग फेई जमीन पर उतरा, अपने ड्रैगन को अनसमन किया और गेम से लॉग आउट कर लिया। ब्रेकफास्ट के बाद जियांग फेई अपने रूटीन के हिसाब से स्कूल गया। अपनी इनक्रेडिबल और अनडिटेक्टेबल चीटिंग एबिलिटी की वजह से जियांग फेई ने अपना सारा होमवर्क स्किप करने और क्लास में ध्यान न देने का पूरा डिसाइड कर लिया था। उसके स्कूल अटेंड करने का इकलौता रीजन यही था ताकि उसके पेरेंट्स को उसकी टेंशन न हो। स्कूल की बॉर्डम झेलने के बाद जियांग फेई अपने घर की तरफ निकलने लगा। तभी उसने देखा कि हाँ, तियानियो अपनी कार के अंदर उसका वेट कर रहा है। ब्रदर, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, कार में बैठो। हाँ, तियानियो ने विंडो नीचे करते हुए कहा। अब क्या हुआ? जियांग फेई ने कहा। जब भी कुछ क्रेजी होता था तभी हाँ, तियानियो खुद उसके पास आता था। अरे अब ये मेरे बारे में नहीं है, हाँ, तियानियो ने जोर से हंसते हुए कहा। जब जियांग फेई कार में बैठ गया तो वो मुड़ा और बोला, ओल्ड मैन हाय, तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। टेंशन मत लो, कुछ अच्छी खबर है। ओह, अब सब क्लियर हो गया, जियांग फेई ने कहा। अब गैसिंग गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पक्का उसी रीसेंट मिशन के बारे में था जहां उसने टोकुगावा निंजास को हराया था। उसने अकेले ही 2 फेमस जोनिन्स को हराया था
और यहाँ तक कि लुओ जान और बाकी लोगों की एक जोनिन को जिंदा पकड़ने में हेल्प भी की थी। उस मिशन से जियांग फे को अच्छी खासी अमाउंट में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले होंगे और ओल्ड मैन हाई शायद जियांग फे को उसके काम के लिए रिवॉर्ड देना चाहते थे। ये कोई अर्जेंट बुलावा नहीं होगा, क्योंकि हाँ, टियान्यू किसी हेलीकॉप्टर या किसी और अजीब से व्हीकल में जियांग फे से मिलने नहीं आया था। वो एक पावरफुल स्पोर्ट कार में आया था और एक अच्छी स्पीड रन के बाद हाँ, टियान्यू और जियांग फे हिडन ड्रैगन विलेज पहुंच गए। जैसे ही कार विलेज की एंट्रेंस में एंटर हुई, जियांग फे का इस तरह वेलकम किया गया जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हा, ब्रदर जियांग फे आ गए। ओल्ड मैन है और उनके साथ दो और ओल्ड मैन खुशी से चिल्लाए। सबने जियांग फे को पूरे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया, यहां तक कि उनके बात करने का तरीका भी पहले से अलग था। पहले वो जियांग फे को सिर्फ लिटिल वन या लिटिल फे कहकर बुलाते थे, जो किसी की पोजीशन बताने का एक जेनेरिक तरीका था। लेकिन इस बार उन्होंने जियांग फे को अपने में से ही एक मानकर बुलाया था। ऐसा होना ही था। लुओ जान की रिपोर्ट सच में बहुत सरप्राइजिंग थी। ओल्डर मास्टर हमेशा से जानते थे कि जियांग फे स्ट्रांग है, लेकिन बैटल एक्सपीरियंस के मामले में वो एकदम ग्रीन हॉर्न था। हालांकि टोकुगावा नारा और उसके अप्रेंटिस को मारने के बाद भी उन्होंने जियांग फे के टैलेंट्स को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। मत्सुडा योशिनो को सबके सामने कैप्चर करते वक्त उसने जो जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी वो कमाल की थी। रिपोर्ट को पढ़ने और प्रोसेस करने के बाद अब सबको पता चल गया था कि जियांग फे के पास एक एलीट लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट जैसी कॉम्बैट प्रावेस है। इसीलिए वो अच्छी तरह जानते थे कि जियांग फे को अलायंस के 3 एल्डर मास्टर्स वाले टियर में ही रैंक करना चाहिए। क्या बात है, ओल्ड मन है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? जियांग फे ने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। हालांकि ये ऑब्वियस था कि उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन एल्डर मास्टर्स के सामने हम्बल रहना ही बेस्ट था। ब्रदर, तुम किसी बात की टेंशन मत लो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई गहरा सीक्रेट है जिसे तुम्हें अपने तक ही रखना है। तुम रेस्ट अश्योर्ड रहो, हम सब उस सीक्रेट को छुपाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। फ्यूचर में अगर पावरफुल फोर्सेज आती भी हैं तो हारने वाले वही होंगे, ओल्ड लुओ ने कहा। हो, जियांग फे सिर्फ एक इडियट की तरह हंस सका। इस पॉइंट पर जियांग फे को दूसरों के सामने बेवकूफ बनने की अच्छी खासी आदत हो गई थी। जब टाइम आएगा और जियांग फे अपनी पूरी पावर अनलीश करेगा तब वो कहेगा, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं वीक हूं। ये तो तुम लोग थे जो असम्पशंस बना रहे थे। वेल डन यंग लैड, टोकुगावा फैमिली के निंजास को कॉन्फ्रंट करने और हराने के लिए सच में तुम एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो, ओल्ड यांग ने जियांग फे की तारीफ करते हुए हंसकर कहा। यांग फेंग ने फाइट के दौरान जियांग फे की परफॉर्मेंस के बारे में अपने अंकल को पक्का इन्फॉर्म कर दिया होगा। ऑल राइट, अलायंस के रूल्स और कॉन्डक्ट के हिसाब से किसी भी मिशन के दौरान लेवल 3 के दुश्मन को हराने पर 1000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। दुश्मन को जिंदा कैप्चर करने पर 2000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। ब्रदर, तुमने 2 जाउनिन्स को हराया है और एक को कैप्चर करने में हेल्प भी की है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें टोटल 4000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का रिवॉर्ड देंगे, ओल्ड मनहे ने कहा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू, जियांग फे ने कहा। सच कहा जाए तो उसने सिर्फ सिचुएशन का फायदा उठाया था। मत्सुडा योशिनो को कैप्चर करना उसके लिए कोई फेयर गेम भी नहीं था। उसने बस उसे बुरी तरह डरा दिया था, जिससे उस आदमी के हाथ से डेटोनेटर गिर गया। कैप्चर करने की बाकी कोशिश तो लुओ जहन और यांग फेंग ने की थी। ये ऑब्वियस था कि एल्डर्स जियांग फे को इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स देकर उसकी रिस्पेक्ट बढ़ा रहे थे। यू आर मोस्ट वेलकम, तुम ये डिजर्व करते हो, ओल्ड मनहे हंसे। कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का क्या करते हैं? मैं इनके बदले में क्या ट्रेड कर सकता हूं? मैं ट्रेड कैसे करूं? जियांग फे के पास बहुत सारे सवाल थे। आखिर जियांग फे के अलायंस ज्वाइन करने का इकलौता रीजन यही था। अगर पॉसिबल हो तो जियांग फे उन सारे आइटम्स की एक लिस्ट चाहता था जिन्हें वो कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ ट्रेड कर सके। अगर उसके पास इनफ पॉइंट्स नहीं हुए तो जियांग फे सिंपली 0541 से और पोशंस प्रोड्यूस करवाकर उन्हें अलायंस के साथ ट्रेड कर सकता था। उसे R&D लैब पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए पोशंस प्रोड्यूस करना उसके लिए बहुत ईजी हो गया था। गुड क्वेश्चन, बाद में ओल्ड यांग से बात कर लेना, ओल्ड है ने कहा। जहां तक एल्डर्स की जियांग फे के बारे में सोच का सवाल था, वो बहुत खुश होते अगर जियांग फे को अलायंस रिसोर्सेज में इंटरेस्ट आता। अगर जियांग फे को अलायंस से कोई जरूरत होती तो अलायंस खुशी खुशी जियांग फे के साथ कुछ ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाता। इस केस में वो ट्रेड उसकी स्किल्स होती। अगर जियांग फे को अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज ही नहीं होती तो जियांग फे को अलायंस में एक्टिव बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता। चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस अपना काम करने में एक्सट्रीमली एफिशिएंट थी और इसी वजह से ओल्ड यांग एक टैबलेट लेकर जियांग फे के पास आए। हैं? एक मॉडर्न डे टैबलेट देखकर जियांग फे थोड़ा सरप्राइज हुआ। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा हम चीजें किस पर लिखते हैं? ब्रश और इंक लेकर वुडन स्क्रोल्स पर। हम भले ही ओल्ड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, लेकिन हम कोई केवमैन नहीं हैं। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है तो भला कौन इतनी पुरानी ट्रेडिशन से चिपका रहना चाहेगा, ओल्ड यांग ने हंसते हुए कहा। हा, सॉरी उस चीज के लिए, जियांग फे दबी आवाज में हंसा। बचपन से ही जियांग फे ने इनर ची, कुंफू और बाकी वूशिया और शानशा चीजों के बारे में सिर्फ नॉवेल्स और टेलीविजन शोज से ही सुना था। ना चाहते हुए भी उसने हमेशा यही सोचा था कि मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशन से ही चिपके रहते होंगे
उन्हें स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स यूज करते देखना थोड़ा अननेचुरल लग रहा था। जियांग फे ने ओल्ड यांग से टैबलेट लिया और उन आइटम्स की लिस्ट स्क्रॉल करने लगा जिन्हें वो ट्रेड कर सकता था। उसमें मेनली रेयर हर्ब्स और कुछ मेटल और मिनरल्स की लिस्ट थी। नेचुरली वहां वेपन्स और डिफेंसिव इक्विपमेंट भी थे। वहां फाइट में यूज होने वाले आइटम्स जैसे ननचक्स, ग्लव्स और उनके जैसी बाकी चीजें भी थीं। और टेक्नोलॉजी आइटम्स को भी नहीं भूला जा सकता जिनमें मॉडर्न वेपनरी शामिल थी जो ऑब्वियसली मैंडा ग्रुप से आई थी। अगर जियांग फे को उनमें से कुछ भी चाहिए होता तो वो अलायंस के साथ ट्रेड करने के बजाय सीधा हां टियान्यू के पास जा सकता था। 0541 प्लीज मुझे बताओ कि सेकेंड रेस्टोरेशन के लिए किन चीजों की जरूरत है। जियांग फे ने मेंटली 0541 को समन किया और उससे रिंग की फर्दर रेस्टोरेशन के लिए जरूरी मटेरियल्स के बारे में पूछा। अब जब वो स्पेसिफिक मटेरियल्स मांग सकता था तो वो मटेरियल्स जमा करने का मौका और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। कैप्टन, रेस्टोरेशन के लिए रिक्वायर्ड मेन इंग्रेडिएंट प्योर डायमंड्स और सीजियम नाम का एक मेटल होगा। अगर प्योर डायमंड्स मिलना मुश्किल है तो आप इसे भारी क्वांटिटी में लोअर क्वालिटी वाले डायमंड से रिप्लेस कर सकते हैं। 0541 ने टेलीपैथिकली कहा। फिर से डायमंड्स, ये सीजियम किस बला का नाम है? जियांग फे ने मेंटली रिप्लाई किया और उसके सिर में दर्द होने लगा। डायमंड्स इजीली खरीदे जा सकते थे। इकलौती प्रॉब्लम यह थी कि वो रिंग 100 मिलियन RMB से भी ज्यादा के डायमंड्स आराम से निगल सकती थी। किस्मत से जियांग फे के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारी बात एक ही प्रॉब्लम पर आकर अटक गई, सीजियम। जियांग फे ने लिस्ट स्क्रॉल डाउन की और उसमें उसे डायमंड्स मिल गए। बदकिस्मती से अलायंस के पास उनकी अमाउंट ज्यादा नहीं थी क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी डेली लाइफ में बहुत रेयरली ही उन्हें यूज करते थे। शायद इसे बस लिस्ट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ऐड किया गया था। उदासी की बात थी कि जियांग फे ने चाहे जितनी मेहनत से सर्च किया, ट्रेड लिस्ट में सीजियम जैसी कोई चीज नहीं थी। वैसे भी जियांग फे को सीजियम के बारे में कोई क्लू नहीं था। सच कहा जाए तो जियांग फे अलायंस से काफी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उनके पास उसके मतलब के मटेरियल्स ही नहीं थे। उसने हमेशा सोचा था कि चाइना मार्शल आर्टिस्ट अलायंस की जैसी रेपुटेशन है, उनकी इन्वेंट्री बहुत जाइनॉर्मस होगी। अफसोस कि वो फालतू चीजों से भरी हुई थी जो 0541 की प्रोड्यूस की हुई चीजों का कभी मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो कुछ हर्ब्स और ननचक्स का भला क्या करता? अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूं। अगर मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए होगा तो मैं पक्का तुम्हें कॉल कर लूंगा, जियांग फे ने मायूसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो पीछे मुड़ा और हां टियान्यू के साथ घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। ओल्ड मैन हाई और बाकी एल्डर्स कोई रेगुलर इंसान नहीं थे। वो एक नज़र में ही समझ गए थे कि जियांग फे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। उनके लिए ये क्लियर था कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो जियांग फे को चाहिए हो। जाने दो, लेवल 5 के मार्शल आर्टिस्ट के डिसाइपल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसने शायद पूरी दुनिया देखी हुई है, उसका हमें नीचा समझना बहुत नेचुरल सी बात है, ओल्ड लुओ ने हार मानते हुए कहा। यह तो होना ही था। जब से एंसेस्टर्स हमें छोड़कर गए हैं, अलायंस ने कई सालों से कोई अच्छा दिन नहीं देखा है। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं हमारी हालत और खराब होती जा रही है। इस पॉइंट पर हम सच में अपनी काबिलियत खोते जा रहे हैं, ओल्ड यांग ने कहा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो लड़का अभी यंग है। वो मटीरियल्स से ज्यादा लोगों की परवाह करता है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि यंग हान हमारे साथ था, वरना जियांग फे हमारी मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाता, ओल्ड यांग ने कहा। आखिरी रास्ते के तौर पर भी वो सबसे बड़े एल्डर जियांग फे को अपने साथ जोड़ने के लिए हां टियान्यू के रिलेशनशिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ब्रदर यू, मुझे कुछ डायमंड्स चाहिए, जियांग फे ने घर लौटते वक्त रास्ते में कहा। इस मामले में अलायंस से ज्यादा हेल्प नहीं मिली थी और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ हां टियान्यू या शायद जांग यांगसू से ही पूछ सकता था। नेचुरली वो जांग यांगसू का एहसानमंद होने के बजाय हां टियान्यू से फेवर मांगना ज्यादा पसंद करेगा। मुझे बस एक नंबर बताओ। मैंने अभी तक साउथ अफ्रीकन वेपन्स डील सेटल नहीं की है। उनकी किस्मत अच्छी है कि वहां एक डायमंड माइन है, हां टियान्यू ने बेपरवाही से कहा। 0541 तुम्हें कितना चाहिए? जियांग फे ने टेलीपैथिकली कम्युनिकेट किया। कैप्टन, ये लगभग 200 किलोग्राम्स होगा। माय गॉड, 200 किलोग्राम्स डायमंड्स का मतलब 1 मिलियन कैरेट्स डायमंड्स होगा। 0541 की डिमांड सुनकर जियांग फे लगभग कांप गया। उरहम, खुद को संभाल लो, मुझे 200 किलोग्राम्स चाहिए, जियांग फी ने धीरे से कहा, ताकि हां टियान्यू चौंक न जाए। WTF? जियांग फे की उम्मीद से बिल्कुल अलग हां टियान्यू का रिस्पॉन्स बहुत सरप्राइजिंग था। उसने गलती से स्टीयरिंग व्हील को 1 सेंटीमीटर घुमा दिया, जिससे कार थोड़ी सी डगमगा गई क्योंकि वो बहुत ही इंसेन स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उसने तुरंत कार को वापस ट्रैक पर कंट्रोल किया और जियांग फे से सवाल करने से पहले सड़क के किनारे रोक लिया। तुम उन डायमंड्स का क्या करने वाले हो? यहां तक कि ग्रेट हान टियान्यू, जिसके पास क्रूज मैकडक जितना पैसा था, वो भी जियांग फे की डिमांड सुनकर हैरान रह गया था। ये मेरे मास्टर के लिए है, उन्हें इसकी जरूरत है। जियांग फे ने तुरंत झूठ बोला और सारा इल्जाम अपने नॉन एग्जिस्टेंट मास्टर पर डाल दिया। ये ब्रदर फे, तुम तो इम्पॉसिबल चीज मांग रहे हो, हां टियान्यू ने कड़वाहट से कहा। उसकी आवाज में मजबूरी और हार साफ छलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि हां टियान्यू सच में हेल्प करना चाहता था, लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट थी जो उसे पूरी तरह खत्म कर सकती थी।
जियांग फे उसके पास आकर हेल्प मांग रहा था। नेचुरली हाँ, तियान्यू उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता। लेकिन डायमंड्स का मिलना बहुत मुश्किल था और जियांग फे को 1 मिलियन कैरेट्स चाहिए थे। पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी रातों रात इतनी अमाउंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। क्रश डायमंड्स भी चलेंगे, जियांग फे ने अचानक कहा। 0541 को जो डायमंड्स चाहिए थे उनका प्रिस्टीन कंडीशन में होना जरूरी नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायमंड्स क्रश थे या क्रैक्ड। ओह, अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गईं, हाँ, तियान्यू ने पलक झपकते ही कहा। उसके चेहरे से हार वाले एक्सप्रेशन हवा की तरह गायब हो गए। प्रिस्टीन डायमंड्स के मुकाबले डिस्कार्डेड डायमंड्स के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। तुम्हें और क्या चाहिए सैफायर? हाँ, तियान्यू ने हंसते हुए पूछा। वैसा कुछ नहीं, मुझे सीजियम नाम की कोई चीज चाहिए। क्या तुम जानते हो ये क्या है? जियांग फे ने कहा। स्कूल की एक केमिस्ट्री बुक में इसे देखने के अलावा उसने कहीं और इसके बारे में नहीं सुना था। हाँ, मैं जानता हूं कि ये क्या है। तुम्हें कितना चाहिए? लगभग 50 किलोग्राम, जियांग फे ने 0541 से कंफर्म करने के बाद कहा। सीजियम मांडा ग्रुप के लेटेस्ट आयन इंजन में एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ये एरियल बैटल में भी काम आता है। सुपरसोनिक फ्लाइट्स के दौरान सुपरसोनिक मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम में टारगेट को इंस्टेंटली लॉक करने के लिए सीजियम का यूज किया जाता है। ये एक एक्सट्रीमली रेयर मेटल है जो नेचुरली मिलना बहुत मुश्किल है और इसे प्रोसेस करना काफी एक्सपेंसिव होता है। खैर, मेरे लिए 50 किलोग्राम्स कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इसे ला सकता हूं। हाँ, तियान्यू ने अपनी ठोड़ी खुजलाते हुए कहा। उसने जियांग फे से ये नहीं पूछा कि उसे वो रेयर मेटल किस लिए चाहिए। ये तो गुड न्यूज है, इन सब के लिए कितने पैसे दूं? जियांग फे ने खुशी से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हाँ, तियान्यू उन दोनों मटीरियल्स के लिए उसकी हेल्प कर पाएगा। TSK, कितने पैसे? तुम एक भाई से प्राइस पूछने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ, तियान्यू ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा। रीजन चाहे जो भी हो, हाँ, तियान्यू कभी जियांग फे से पैसे एक्सेप्ट नहीं करता। भले ही जियांग फे ने जो चीजें मांगी थीं वो इतनी एक्सपेंसिव थीं कि धरती का कोई नॉर्मल इंसान उन्हें ईजिली हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन ये काम का मामला था। जियांग फे के पैसे एक्सेप्ट करते ही ये एक फेवर से ट्रांजैक्शन में बदल जाता। हाँ, तियान्यू ने हमेशा पैसों को सिर्फ नंबर्स की तरह देखा था, किसी से कुछ हासिल करने के लिए कागज और डिजिट से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसे जो चाहिए था वो एक फेवर और एक स्ट्रॉन्ग लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप था। हाँ, तियान्यू के स्कैरी एक्सप्रेशन देखने के बाद जियांग फे ने शांति से सिर हिलाया और चुपचाप हाँ, तियान्यू को थैंक यू कहा। जियांग फे को घर छोड़ने के बाद हाँ, तियान्यू तुरंत जियांग फे की रिक्वेस्ट्स कलेक्ट करने निकल गया। डायमंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि क्रश डायमंड्स आसानी से डायमंड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में मिल सकते थे। 200 किलोग्राम शायद बहुत बड़ा नंबर लगे, लेकिन हाँ, तियान्यू के सामने ये कुछ भी नहीं था। मेटल सीजियम हासिल करना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि पूरी अर्थ पर सिर्फ कुछ टेंस ऑफ थाउजेंड्स टन्स ही थे जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे और एक जगह क्लम्प्ड नहीं थे। इसके अलावा वो नेचुरली अकर नहीं करते थे और उन्हें प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए फर्दर प्रोसेस की जरूरत पड़ती थी। हर साल सीजियम की प्रोडक्शन इतनी स्केर्स होती थी कि हर बड़ी कॉर्पोरेशन जितना हो सके उतना गैदर करने की कोशिश करती थी। मांडा ग्रुप की इन्वेंट्री में ये ज्यादा नहीं था और जियांग फे ने प्योर सीजियम मांगा था, ना कि कंपाउंडेड या दूसरे परम्यूटेशंस। जियांग फे के लिए इनफ सीजियम गैदर करने के लिए हाँ, तियान्यू ने उस नए मिलिट्री बेस को ऑर्डर दिया था जहां फाइटर जेट्स में सीजियम इंस्टॉल किया गया था ताकि वो उसे रिमूव करके प्रोसेस करें और फिर मांडा स्क्वायर भेजें। जब मांडा ग्रुप के ओनर ने ऑर्डर दिया हो तो हर स्टाफ और हर ऑफिसर ने उस काम को ह्यूमनली पॉसिबल स्पीड से खत्म करने के लिए रिलेंटलेसली काम किया। इसी वजह से जब तक जियांग फे ने अपना डिनर खत्म किया और नहाने ही वाला था तभी हाँ, तियान्यू ने जियांग फे को कॉल किया और उसे अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए टॉप फ्लोर हेलीपैड पर आने को कहा। जब जियांग फे हेलीपैड पर पहुंचा तो हाँ, तियान्यू एक बड़े कार्गो बॉक्स और एक छोटे बॉक्स के पीछे खड़ा नजर आया। ऑब्वियसली बड़े वाले में डायमंड्स थे जबकि छोटे वाले में 50 किलोग्राम सीजियम था। मैं स्पीचलेस हूं ब्रदर यू, तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी डेफिनेटली ऑफ द चार्ट्स है। अगर शुरू से देखा जाए तो कमाल ही है, जियांग फे ने खुशी से कहा। बस इसी तरह वो ऑलमाइटी रिंग जल्द ही एक और लेवल गेन कर लेगी। जियांग फे ने दोनों बॉक्सेस उठाए, उन्हें आराम से एक के ऊपर एक रखा और अपने फ्लोर की तरफ वापस चल दिया। भले ही वो भारी थे क्योंकि बॉक्सेस को मिलाकर उनका वजन कम से कम 500 किलोग्राम्स था, लेकिन जियांग फे की फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से वो उन्हें आसानी से उठा पा रहा था। वैसे भी वो शुरू से ही इतने बड़े नहीं थे। 200 किलोग्राम्स डायमंड्स वाला बॉक्स सिर्फ एक टेलीविजन के साइज का था। सीजियम तो उससे भी छोटा था। अपने रूम में पहुंचने के बाद जियांग फे ने दोनों को अनबॉक्स किया और उनके अंदर की चीजें रिंग के सामने कर दीं। डायमंड्स उतने शाइनी नहीं थे जितना जियांग फे ने सोचा था। वो दिखने में डल थे और काफी टूटे हुए भी थे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि 0541 को उनकी अपीयरेंस से नहीं बल्कि सिर्फ मटेरियल से मतलब था। 50 किलोग्राम सीजियम को अलग अलग इंडिविजुअल ट्यूब्स में पैक किया गया था जो एक दूसरे ग्लास ट्यूब के अंदर सेफ थे। प्योर सीजियम अनस्टेबल होता था क्योंकि वो हवा के साथ तुरंत रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता था। रूम टेम्परेचर पर वो मेटल लिक्विड स्टेट में था जिसका कलर और अपीयरेंस बिल्कुल मर्क्यूरी जैसा था। कुछ सेकंड्स के बाद रूम के सारे मटेरियल्स रिंग ने अब्सॉर्ब कर लिए।
अब 0541 उन्हें कैसे यूज करने वाला था, ये जियांग फे की टेंशन नहीं थी। कैप्टन रेस्टोरेशन का सेकंड फेज जल्द ही शुरू होगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 48 आवर्स लगेंगे। मैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, 0541 ने जियांग फे के दिमाग में कहा। मैं समझ गया, जियांग फे ने कहा। जियांग फे को रिंग रिपेयर होने में लगने वाले टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो इस बात से ज्यादा एक्साइटेड था कि 0541 के रिपेयर्स खत्म करने के बाद वो रिंग उसके लिए क्या क्या कर पाएगी। 0541 के इनएक्टिव स्टेट में एंटर होने के तुरंत बाद जियांग फे ने गेम में एंटर किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी उंगली में मौजूद रिंग बार बार चमकने लगी। आसपास कहीं कोई खजाना था। चलो बेला, जियांग फे ने इजाबेला को बाहर ओपन में समन करने के बाद कहा। फिर उसने रिंग की बताई डायरेक्शन को फॉलो किया और एक छोटी पहाड़ी के पास मौजूद एक क्रीक तक पहुंच गया। यीहा! पियो पियो पियो! गधों, ये लोग इतना क्यों पी रहे हैं? हा, मेरे नए टॉय को देखो। सब लोग इधर आओ, इधर आओ। 5 रिंग टॉस सिर्फ एक गोल्ड कॉइन में। इसे लूप के अंदर डालो और प्राइज तुम्हारा। जब जियांग फे क्रीक के अंदर गया तो उसे भीड़ का बहुत शोर सुनाई दिया। ये क्या बकवास है, एक सर्कस, वो भी एक पहाड़ी के बीच में? 1 मिनट रुको, ये तो डार्क मून सर्कस है। जियांग फे सरप्राइज रह गया। उसे तुरंत याद आ गया कि वो उन घटिया नोम से कैसे मिला था। बेला, चलो यहां से चलते हैं, जियांग फे ने कहा। वो जानता था कि इस नोम कैंप का इंचार्ज कौन था। क्या हुआ? इजाबेला ने पजल होते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग फे डरपोक नोम्स के एक झुंड से पीछे क्यों हट रहा था। हे, मैं भाग नहीं रहा हूं। मैं बस उन्हें चीट करने का प्लान बना रहा हूं। ये छोटे डरपोक अपने साथ खजाना लेकर चलते हैं। मैं ड्रैगन नाइट वाले अपने निकनेम का यूज करके उन्हें बुरी तरह डराना चाहता हूं, जियांग फे ने कहा। जियांग फे कैवर्न से बाहर निकला और ड्रैगन को समन करने से पहले काफी दूर चला गया। ड्रैगन की दहाड़ बहुत तेज थी, लेकिन वो इतनी दूर था कि नोम्स को ड्रैगन की दहाड़ सुनाई नहीं दी। चलो चलकर उन छोटे डरपोक फ्रीक्स को डराते हैं, जियांग फे ने स्माइल करते हुए कहा। एक तरह से उसे उन नोम्स पर तरस आ रहा था जिन्हें वो चीट करने वाला था, लेकिन गेम के एक प्लेयर के तौर पर वो जानता था कि गेम की हर चीज का फायदा उठाना ही उसका काम है। क्योंकि उसे एक ड्रैगन नाइट माना जा रहा था, तो क्यों ना वो इस फेक स्टेटस का फायदा उठाकर कुछ हासिल कर ले। ग्राउल! एक जोरदार दहाड़ के साथ जियांग फे नीचे क्रीक की तरफ उतरा और सीधा कैवर्न्स में घुस गया। डाकुओं, तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने वेपन्स नीचे डाल दो और सरेंडर कर दो। अभी सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, जियांग फे पूरी ताकत से चिल्लाया। उसी वक्त उसने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को कंट्रोल किया और एंट्रेंस की तरफ आग उगलने वाली उसकी स्किल एक्टिवेट कर दी। अटैक ज्यादा पोटेंट नहीं था, लेकिन अपना खौफ दिखाने के लिए वो लाइट शो काफी था। ओ नहीं, एक ड्रैगन नाइट हम सबको मारने आ गया है। भागो, भागो यहां से। हम नहीं भाग सकते। क्या तुमने सुना नहीं कि हम घिर चुके हैं? अगर हम बाहर भागे तो देखते ही मारे जाएंगे। ये ड्रैगन नाइट है। हमें क्या करना चाहिए? बिग बॉस, हमें क्या करना चाहिए, हमें बताइए। कैवर्न्स में मौजूद नोम्स को डराने के लिए वो जायंट ड्रैगन ही काफी था। कुछ पल पहले वाला खुशी का माहौल एकदम से गायब हो गया। एक एक करके सारे नोम्स चट्टानों और पिलर्स के पीछे दुबकने लगे और वहीं छुप गए। बचने का इकलौता रास्ता एंट्रेंस से बाहर भागना था, लेकिन क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसलिए नीचे खुदाई करने के अलावा भागने का कोई रास्ता नहीं था। पफ्ट! बिना सिर की मुर्गियों की तरह इधर उधर भागते नोम्स को देखकर जियांग फे अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने जितनी शांति से हो सके हंसने की कोशिश की। अभी बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम सबकी बेकार जिंदगी यहीं खत्म कर दूंगा, जियांग फे ने पूरे रौब के साथ चिल्लाकर कहा। जी, बिल्कुल जी। उनके ऑर्डर्स फॉलो करो। ओ हाँ। एक एक करके छुपे हुए सारे नोम्स जल्दी से जियांग फे के सामने इकट्ठा हो गए और चुपचाप घुटनों के बल बैठ गए। ये तुम हो? उसी वक्त नोम का लीडर सामने आया और उसने जियांग फे का चेहरा देखा। वो तुरंत पहचान गया कि ये सो कॉल्ड ड्रैगन नाइट वही इंसान है जिससे उनका सामना डार्क मून आइलैंड में हुआ था। जियांग फे को पहचानने के बाद सब लोग थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगे। किसी जान पहचान वाले से मिलने से चीजें आसान हो जाती थीं। वो जानते थे कि जियांग फे लालची था और वो अपने खजाने के बदले में अपनी सेफ्टी ट्रेड करके इस बात का फायदा उठा सकते थे। TSK, तुम लोग, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जब भी मुझे डाकुओं का सफाया करना होता है, मेरा सामना हमेशा तुम हरे कीड़ों से ही होता है, जियांग फे ने बहुत ज्यादा अनॉय होने का नाटक करते हुए कहा। माय लॉर्ड, यहां पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फॉर्लो ने कहा। रोर! ड्रैगन ने फिर से दहाड़ मारी और जियांग फे ने नीचे कूदने से पहले उसे शांत किया। उस पॉइंट पर फॉलो जियांग फे से पहली बार मिलने के मुकाबले उसकी पावर में डिफरेंस फील कर सकता था। वो जियांग फे से निकलती ड्रैगन पावर फील कर रहा था। असल में वो पावर इजाबेला से आ रही थी, लेकिन फॉलो ने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया था। उसे लगा था कि जो 2 ड्रैगन्स की पावर उसे फील हो रही है, वो जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन और जियांग फे से आ रही है।
तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। तुम और तुम्हारा ये छोटा हरा झुंड जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। अभी बताओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम उन डाकुओं के ग्रुप को छुपा रहे हो जिनका मैं शिकार कर रहा हूं? जियांग फे जोर से गरजा। माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे नोम ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, फॉलो ने उसे रोक दिया। माय लॉर्ड, हमने अपने सफर में डाकुओं का कोई ग्रुप नहीं देखा है। वैसे आपसे एक बार फिर मिलकर बहुत ऑनर फील हो रहा है। प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट कीजिए। फॉलो ने एक सिल्वर बॉक्स निकालते हुए और उसे जियांग फे को देते हुए कहा। वो बॉक्स अभी हाल ही में ट्वाइलाइट सिटी से चुराया गया था और भले ही उसने उसे खोलकर नहीं देखा था, लेकिन शायद उसमें कोई ऐसी प्रेशियस चीज हो जो उनकी जान बचा सके। हालांकि फॉलो दुनिया में इतने लंबे टाइम से सफर कर रहा था, फिर भी उसने जियांग फे को कभी नहीं देखा था या उसके बारे में सुना नहीं था। लेकिन उस मोमेंट उसे पक्का यकीन था कि अगर उसने कुछ ऑफर करके बातों से रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की तो सिर्फ 5 मिनट्स में उस कैवर्न का हर एक नोम कीमा बन जाएगा। नेचुरली अगर फॉलो और उसके खुशमिजाज छोटे दोस्त पहले कभी किसी असली ड्रैगन से मिले होते तो वो तुरंत पहचान जाते कि जियांग फे फेक था। अगर उनके अंदर थोड़ी हिम्मत होती तो वो पलटकर फाइट करते और शायद सच में जीत भी जाते। जियांग फे के पास अपने दिमाग और तेज आवाज के अलावा कुछ नहीं था। अगर लेवल 60 लॉर्ड टियर फॉलो जियांग फे से लड़ता तो फॉलो बिना किसी परेशानी के जीत जाता। हम्फ, तुम लोगों से बात करके मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। मैं इसे कॉम्पेंसेशन के तौर पर रख रहा हूं। जियांग फे ने सिल्वर बॉक्स लेते हुए कहा और उसके तुरंत बाद ड्रैगन के साथ वहां से निकल गया। हो, किस्मत चमकाने वाले ये छोटे लेप्रिकॉन्स कितने अडोरेबल हैं। जियांग फे ने खुशी से कहा, क्योंकि उसे वो खजाना मिल गया था जहां तक रिंग उसे लेकर आई थी। जुनोम्स के झुंड से निकलने के बाद जियांग फे को एक सुनसान जगह मिली और वो वहां उतर गया। खुद को सेफ महसूस करने के बाद उसने वो सिल्वर बॉक्स बाहर निकाला। चलो देखते हैं इस बॉक्स में कौन सा खजाना है। जियांग फे हंसा। रिंग का ट्रेजर सीकिंग फंक्शन ऐसे ही ग्लो नहीं करता था। रिंग सिर्फ टॉप नॉच खजानों को ही डिटेक्ट करती थी। HAH। जियांग फे बॉक्स खोलते हुए चिल्लाया। उसमें कुछ भी नहीं था। कोई चमक नहीं, कोई रोशनी नहीं। क्या कोई टीयरलेस आइटम? जियांग फे हैरान रह गया। फिर उसने बॉक्स के अंदर झांक कर देखा। $, कैरेट और प्रतिशत, कैरेट और प्रतिशत @ जियांग फे चिल्लाया और उसने बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया। ठक, एक कटा हुआ इंसानी सिर बॉक्स से लुढ़कता हुआ बाहर आ गिरा। डैम, उन नोम्स ने मुझे धोखा दिया। जियांग फे ने उन बेजान आंखों को देखकर लगे सदमे से खुद को शांत करते हुए कहा। वो इतना पिस था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कब इजाबेला को वापस कैवर्न्स ले जाए और उन सारे नोम्स को जान से मार दे। ओ माय कर्टिस, इजाबेला ने हांफते हुए कहा। क्या? जियांग फे ने हिम्मत जुटाई और उस कटे हुए सिर को उठाकर ध्यान से एग्जामिन किया। उस चिपचिपे सिर को हाथ में लेने के बाद जियांग फे को कोई शक नहीं था कि ये कटा हुआ सिर किसी और का नहीं बल्कि रॉयल नेफिलिम के 4th प्रिंस कर्टिस का ही था, जो अब मर चुका था। आखिर कर्टिस का सिर इन नोम्स के पास कैसे पहुंचा? जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि जो सिर लूमिनस चर्च की निगरानी में होना चाहिए था वो इन नोम्स के हाथ कैसे लग गया। पक्का कुछ गड़बड़ हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। ल्यूमिनस चर्च के मेंबर्स की तो हालत खराब हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कर्टिस का सिर खो दिया है। सेलेस्टियल्स और नेफिलिम्स बाकी रेसेस से अलग थे। हायर रैंकिंग सेलेस्टियल्स या नेफिलिम्स को कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेप्स के जरिए रिवाइव किया जा सकता था, बस शर्त यह थी कि उनकी बॉडी इंटैक्ट होनी चाहिए। इजाबेला इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल थी। काउंट विल्सन ने कर्टिस का सिर इसीलिए काटा था ताकि ऐसा कुछ भी होने से रोका जा सके। जब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बुराई को बढ़ने से रोक दिया है, ठीक उसी वक्त लूमिनस चर्च को भेजते टाइम उन्होंने वो सिर खो दिया। इस वक्त ट्वाइलाइट सिटी में मौजूद आर्चबिशप पक्का गुस्से से उबल रहा होगा। ट्वाइलाइट में मौजूद सारे मेंबर्स को कर्टिस का सिर ढूंढने के लिए भेज दिया गया था। उसी टाइम रॉयल नेफिलिम को भी 4th प्रिंस की मौत की खबर मिल गई थी। उन्होंने कर्टिस की बॉडी लाने के लिए शैडो कीपर के मेंबर्स को भेजा था। अब बस कर्टिस का सिर बचा था। फिलहाल दोनों साइड्स में तहलका मचा हुआ था। अगर वो लोग इस कटे हुए सिर को ढूंढने में बिजी नहीं होते तो नेफिलीम और शैडो कीपर ने अब तक लूमिनस चर्च से अपना बदला ले लिया होता। डार्कमून सर्कस के नोम्स के हाथ जो सिर लगा था वो काउंट विल्सन से चुराया गया था। ये महज एक इत्तेफाक था। वो लोग अपने काम से जा रहे थे जब रास्ते में उनका सामना लूमिनस चर्च के एक ट्रैवलिंग ग्रुप से हुआ। सारी कैरेजेस में से 2 की बहुत हैवी प्रोटेक्शन की गई थी, जिनमें से एक में एक औरत थी और दूसरी में एक सिल्वर बॉक्स। ग्नोम को एक अनकॉन्शियस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसके अलावा उनका लालच बिल्कुल एक ड्रैकोनियन जैसा ही था। फाइट करना कोई समझदारी का काम नहीं था क्योंकि वो लूमिनस चर्च से कभी जीत नहीं पाते, लेकिन वो चोरी करने में माहिर थे, खासकर उनका लीडर फॉर्लो। उस नोम की चोरी करने की स्किल इतनी कमाल की थी कि कैरेवन को लूमिनस चर्च के हेडक्वार्टर्स पहुंचने तक पता ही नहीं चला कि उन्होंने कर्टिस का सिर खो दिया है। फॉर्लो की बदकिस्मती थी कि वो बॉक्स खोल पाता उससे पहले ही जियांग फे वहां आ टपका और अपनी जान बचाने के लिए उसे वो बॉक्स जियांग फे को देना पड़ा, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि अंदर क्या है। मैं इस चीज का क्या करूं? जियांग फे ने उस सिर को जमीन पर गिराते हुए कहा।
वो उस सिर को वापस नेफिलिम को दे सकता था, लेकिन उसके बदले उसे कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसके अलावा इजाबेला पहले ही कह चुकी थी कि वो उस कमीने को रिवाइव नहीं करना चाहती। वर्ड्यूर ग्लाइडर, इजाबेला ने हिचकिचाते हुए बुदबुदाया। क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। मैं उस पॉइंट पर जियांग फे देख सकता था कि इजाबेला किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड थी। जियांग फे को यह नहीं पता था कि सिर का यूज कर्टिस को रिवाइव करने के बजाय एक रॉयल नेफिलिम इसे किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकता था। वो पर्पस एक्सट्रैक्शन था। एक रॉयल नेफिलिम के लिए एक्सट्रैक्शन करने के दो तरीके थे। पहला तरीका ऑर्गन हार्वेस्टिंग था और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस सिचुएशन में ऑर्गन हार्वेस्टिंग का मतलब था एक सीक्रेट आर्ट के जरिए जो सिर्फ एक रॉयल नेफिलिम ही जानता हो, कर्टिस की आंखें निकालकर किसी लोअर रैंकिंग नेफिलिम को रॉयल नेफिलिम्स आइज देना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस मायने में कहीं ज्यादा पोटेंट था कि एक्सट्रैक्शन के इस तरीके के बाद ओरिजिनल रॉयल नेफिलिम ना सिर्फ अपनी आंखें बल्कि रिवाइव होने की पॉसिबिलिटी भी हमेशा के लिए खो देता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इफेक्ट किसी नॉर्मल नेफिलिम को एक फुल फ्लेज्ड रॉयल नेफिलिम में बदल देना था। इजाबेला के पर्सपेक्टिव से कर्टिस को हमेशा के लिए मारने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज करना उसकी सबसे छोटी टेंशन थी। वो पहले ही अपने भाई से दिल की गहराइयों से नफरत करती थी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए जियांग फे एक फुल फ्लेज्ड रॉयल नेफिलिम बन सकता था। लेकिन इससे जियांग फे सिर्फ स्ट्रॉन्गर ही नहीं बनता बल्कि उसकी रगों में भी वही खून दौड़ने लगता। इससे जियांग फे इजाबेला का भाई बन जाता। ये एक ऐसा आउटकम था जिसे इजाबेला कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इजाबेला के लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। एक तरफ वो चाहती थी कि जियांग फे और स्ट्रॉन्ग बने, वहीं दूसरी तरफ वो नहीं चाहती थी कि जियांग फे का उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन जुड़े। इस इंसिडेंट के होने से पहले इजाबेला के मन में कोई डाउट नहीं होता और वो बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग फे के लिए तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देती। लेकिन कल वाले इवेंट के बाद जहां जियांग फे ने उस फीमेल ह्यूमन पर हार्टफेल्ट यूज किया था, वो इमोशनली बहुत इफेक्ट हुई थी जब उसने देखा कि वो फीमेल ह्यूमन जियांग फे को किस नज़र से देख रही थी। वो स्लाइफी लड़की एक राइवल थी और वो जियांग फे की सगी बहन बनकर खुद को हारने नहीं दे सकती थी। तुम्हें क्या हुआ है? जियांग फे ने पूछा, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इजाबेला के दिमाग में क्या चल रहा है। हम रॉयल नेफिलिम के पास एक सीक्रेट मेथड है जिससे कर्टिस की आंखें तुम्हें ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। इस तरह तुम्हें रॉयल नेफिलिम्स आइज मिल सकती हैं, अपना फैसला पक्का करने के बाद इजाबेला ने कहा। आखिर में वो जियांग फे की बहन बनने वाला आउटकम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। जियांग फे को अपने साथ एक भाई की तरह रखने के बजाय वो यही चाहती थी कि जियांग फे बस थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्गर बने। क्या ये सच है? जियांग फे खुशी से उछल पड़ा। ये एक परमानेंट स्किल थी जिसका मिलना बहुत मुश्किल था। इस केस में वो कटा हुआ सिर मिलना इतना बुरा आउटकम भी नहीं था, क्योंकि इजाबेला ने एक्सट्रैक्शन के दूसरे तरीके का सच छुपा लिया था। इसलिए जियांग फे को कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पास एक रॉयल नेफिलिम बनकर और भी ज्यादा स्ट्रांग होने का चांस था। यहां काफी शांति है, चलो तुरंत ट्रांसप्लांट करते हैं, इजाबेला ने कहा, क्योंकि वो जल्दी से इस काम को खत्म करना चाहती थी ताकि उसे अपने फैसले पर पछतावा न हो। वहां सिर्फ एक ही सिर था और ट्रांसप्लांट के बाद उसे कभी दूसरा चांस नहीं मिलता। एक कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल ड्रॉ करने के बाद इजाबेला ने कर्टिस का सिर मैजिक सर्कल के सेंटर में रखा और किसी अनजान लैंग्वेज में चांट करने लगी। भले ही जियांग फे नेफिलिम टंग समझ सकता था, लेकिन इजाबेला ने जो कहा वो उसका सिर्फ आधा ही डिसाइफर कर पाया। सैक्रिफाइस। इजाबेला ने आखिरी वर्ड चांट किया और कर्टिस की बेजान आंखों में आग की लपटें उठने लगीं। जमीन पर चुपचाप बैठे जियांग फे को पक्का यकीन था कि उसने हवा में कर्टिस की दर्द भरी चीखें सुनी थीं। ट्रांसफर। इजाबेला बड़े ग्रेस के साथ घूमी और अपनी उंगली पहले उन आंखों की तरफ और फिर जियांग फे की तरफ पॉइंट की। लाल रोशनी की एक चमक के साथ जियांग फे को अपनी आंखों में तेज जलन फील हुई। 2 सेकंड्स भी नहीं हुए थे कि उसने अपनी आंखें खोली और दुनिया को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जियांग फे के एट्रीब्यूट कॉलम में एक नया स्किल ट्री आ गया। Nephilim King's Eyes, Banish. Banishes the target, causing the target to neither receive nor deal any damage for the duration of the effect. The target is also prevented from using magic spells or move until the end of the banish effect. Remark: you may only use the skill on non-player targets that are not more than 20 levels above you. There is a fixed success rate of 30%. Nephilim King's Eyes, Imprison, instantly imprisons the target, causing it to be unable to cast spells or move. The effect lasts for 5 seconds. Remark: there is a 100% success rate when used on targets below your level. For targets above your level, every level difference reduces the success rate by 10%. Nephilim King's Eyes, passive. Your enemy's weak spots will be revealed. You will deal critical hits to your enemy's weak spots with certainty. Nephilim King's Eyes की स्किल्स की 3 ब्रांचेस थीं। 2 एक्टिव स्किल्स थीं और 1 पैसिव। बैनिश ऑब्वियसली बॉसेस के खिलाफ बहुत यूजफुल था और इसके इफेक्ट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। जियांग फे जैसे अच्छी किस्मत वाले इंसान के लिए सक्सेस रेट कोई इशू ही नहीं था। इम्प्रिजन भी साफ तौर पर बहुत इफेक्टिव था और ये एक पीवीपी बैटल के दौरान दोगुना असरदार साबित होता। फाइनली नेफिलिम किंग्स आइज का पैसिव इफेक्ट भी था।
भले ही ज्यादातर स्किल्स के अटैक मोड्स और अटैक पोजीशंस फिक्स होते थे, लेकिन फिर भी नॉर्मल प्लेयर्स कंट्रोल कर सकते थे कि उनके अटैक्स कहां लैंड करेंगे। इसलिए अगर जियांग फे अपने ओपोनेंट के वीक स्पॉट्स ढूंढ ले और हर बार क्रिटिकल हिट्स मार पाए तो उसे अपना डैमेज बूस्ट करने के लिए स्किल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जियांग फे जैसे इंसान के लिए जिसके पास अटैक स्किल्स की कमी थी, ये पैसिव इफेक्ट पीवीपी बैटल्स और बॉस बैटल्स दोनों में उसकी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ा देता था। ये तो कमाल है, क्योंकि जियांग फे को पता ही नहीं था कि उसके पास असल में नेफिलिम रेस में इवॉल्व होने का चांस था, इसलिए नेफिलिम किंग्स आइज पाकर वो खुशी से पागल हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं, तुम्हारी नई एबिलिटीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। इजाबेला गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से जियांग फे की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एनहांस करने का चांस छीन लिया था। इसलिए वो उस अनोइंग सिर से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। हम इस चीज का क्या करें? जियांग फे ने जमीन पर पड़े कर्टिस के सिर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसे गाड़ देते हैं, इजाबेला ने बेपरवाही से कहा। कर्टिस की आंखें पहले ही जियांग फे में ट्रांसप्लांट हो चुकी थीं। अगर नेफिलिम रेस को उसका सिर मिल भी गया तो भी रिवाइव होने के बाद वो अंधा ही रहेगा, इसलिए अब वो दूसरी लड़कियों का शिकार नहीं कर पाएगा। जरूर, जियांग फे ने सिर हिलाया और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया। जियांग फे के ड्रैगन की पीठ पर बैठते ही उसके हाथों में मौजूद ब्लेजिंग हैमर एक 3 मीटर लंबी ड्रैगन राइफल में बदल गया। बैंग! ड्रैगन राइफल के जमीन पर एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट करते ही वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इजाबेला ने पैर मारकर उस सिर को गड्ढे में गिरा दिया। उसके बाद जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को कंट्रोल किया और उसकी बड़ी पूंछ से जमीन पर वार किया। वो बड़ा सा गड्ढा तुरंत मिट्टी से भर गया। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन ने अपने बड़े पंजों से उस जगह को पूरी तरह से लेवल कर दिया। किसी को शक भी नहीं होगा कि नेफिलिम रेस के फेमस फोर्थ प्रिंस का सिर यहां दफन है। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन जियांग फे और इजाबेला को अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में उछला और ट्वाइलाइट सिटी के आसपास आसमान में चक्कर लगाने लगा। जियांग फे अपनी नई एबिलिटीज ट्राई करने के लिए बहुत ईगर था। डिंग डांग, शफल्स। कुछ देर आसमान में उड़ने के बाद जियांग फे को अचानक नीचे चल रही एक बैटल की आवाज सुनाई दी। नीचे देखने पर उसने 20 लोगों के एक ग्रुप को एक एम्पावर्ड लीडर से लड़ते हुए देखा। वो लीडर लेवल 50 का था, इसलिए वो उन प्लेयर्स के ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा था जो सिर्फ लेवल 38 के आसपास थे। भले ही उस ग्रुप के पास नंबर्स का एडवांटेज था, फिर भी वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि उनके अटैक इफेक्ट्स बहुत पुअर थे, इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग लीडर का डिफेंस नहीं तोड़ पा रहे थे। चारों टैंकर्स अपनी अपनी बारी पर लीडर पर टॉन्ट यूज कर रहे थे ताकि उनमें से कोई मारा न जाए। टीएसके, ये पक्का कोई गिल्ड ग्रुप है। इनका टीम वर्क काफी इंप्रेसिव है, जियांग फे ने आसमान से सिर हिलाते हुए कॉमेंट किया। हालांकि जियांग फे की नजर लीडर पर थी, लेकिन उसका इरादा उसे उस ग्रुप से चुराने का नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी मिस्टीरियस रिंग के जरिए देख सकता था कि लीडर के पास अभी भी 80% से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे, जबकि ग्रुप के हीलर्स के माना पॉइंट्स लगभग खत्म होने वाले थे। जब प्लेयर्स का कोई नॉर्मल ग्रुप किसी लेवल 50 के वाइल्ड मॉन्स्टर से लड़ता था तो सिर्फ टैंकर्स पर ही भारी प्रेशर नहीं होता था, हीलर्स पर तो और भी ज्यादा प्रेशर होता था, क्योंकि उन्हें लगातार दूसरों को हील करना पड़ता था और उनके पास अपना माना यूसेज कंट्रोल करने की लग्जरी नहीं होती थी। अगर वो जरा सी भी ढील छोड़ते तो उनकी टीम तुरंत खत्म हो जाती। बिग बॉस, हम ये और नहीं कर सकते, चलो यहां से निकलते हैं, एक प्लेयर ने टीम लीडर को अपनी एडवाइस देते हुए कहा। ठीक है, चलो पीछे हटते हैं। भले ही वो लीडिंग प्लेयर इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो हीलर्स का माना खत्म होने से पहले नहीं भागे तो उनका ग्रुप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक बार हीलर्स का माना खत्म हो गया और टैंकर्स मारे गए तो वो सब भी मारे जाएंगे। टीम मास्टर की कमांड मिलते ही प्लेयर्स का ग्रुप एक ऑर्डरली तरीके से पीछे हटने लगा। वाइल्ड मॉन्स्टर्स से लड़ने की एक अच्छी बात यह थी कि उनके अपने फिक्स स्पॉट्स होते थे। अगर प्लेयर्स उन मॉन्स्टर्स के स्पॉट से दूर हट जाते तो वो पीछा करना छोड़ देते थे। ये डंजन से एकदम अलग था, जहां मॉन्स्टर्स तब तक प्लेयर्स का पीछा करते थे जब तक वो डंजन के अंदर रहते थे। इसलिए पीछे हटने का ऑर्डर मिलते ही सबसे पहले अटैकर्स बाहर निकले। टैंकर्स भी एक ऑर्डरली तरीके से तेजी से उनके पीछे गए, जबकि हीलर्स उन्हें सपोर्ट करते रहे। धीरे धीरे पूरा ग्रुप उस एरिया से बाहर निकल गया। उस मॉन्स्टर ने जोर से दहाड़ मारी क्योंकि उसके हेल्थ पॉइंट्स वापस 100% हो गए थे। डैम इट, तुम में से कुछ लोग इस पर नजर रखो, किसी और को इसे छीनने मत देना। मैं हमारी गिल्ड से 100 लोगों का एक ग्रुप लेकर आता हूं, टीम लीडर ने अपने आसपास खड़े जूनियर मेंबर्स से कहा। टेंशन मत लीजिए बिग बॉस, भले ही हम ट्वाइलाइट सिटी में सिर्फ एक सेकंड रेट गिल्ड है, लेकिन कोई भी सिर्फ एक लीडर मॉन्स्टर के लिए हमें चैलेंज नहीं करेगा। टीम लीडर के बगल में खड़े यंग लड़के ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अलर्ट रहना, मैं अब जा रहा हूं। अपने आखिरी वर्ड्स कहने के बाद टीम लीडर ने फाइनली अपना रिटर्न स्क्रॉल फाड़कर खोल लिया। भले ही जियांग फे हवा में बहुत ऊपर होने की वजह से उस ग्रुप की बातें नहीं सुन सकता था, लेकिन वो देख सकता था कि ग्रुप ने मॉन्स्टर पर अटैक करना बंद कर दिया था। कोई तो वापस शहर भी चला गया था। जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की गर्दन दबाई, जिससे वो धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगा।
रोर। ड्रैगन की दहाड़ ने तुरंत वहां पहरा दे रहे प्लेयर्स की अटेंशन खींच ली। डार्न! एक और प्लेयर्स हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे प्लेयर के बारे में नहीं सुना था जो उड़ सकता हो, इसलिए उन्हें गलती से लगा कि जियांग फे भी कोई दूसरा मॉन्स्टर है। ये सही नहीं हो सकता। अगर ये कोई मॉन्स्टर होता तो इसका नाम दिखाई देता। एक दूसरे प्लेयर को जल्दी अकला गई। डार्न! इसका लेवल क्या हो सकता है? ये अभी से उड़ सकता है और एक ड्रैगन की सवारी भी कर रहा है। एक और प्लेयर ने अपनी आवाज तेज करते हुए हैरानी से कहा। ऐसा लग रहा है कि ट्वाइलाइट सिटी में ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन मैंने डिस्कशन फोरम में देखा था कि डॉनलाइट सिटी में एक प्लेयर है जो सच में ड्रैगन की सवारी करता है, पास खड़े एक मोटे प्लेयर ने कहा। डॉनलाइट सिटी FCK, क्या ये वही गॉडली प्लेयर है जिसने अकेले ही आयरन ब्लड अलायंस के कुछ 10,000 मेंबर्स से फाइट की थी और उनका स्टोरेज भी तबाह कर दिया था? भले ही कोई नहीं जानता था कि ये बात किसने बोली थी, लेकिन अब 10 से ज्यादा प्लेयर्स का वो पूरा ग्रुप जियांग फे को गहरी रिस्पेक्ट के साथ देख रहा था। जियांग फे और इजाबेला की आयरन ब्लड अलायंस से फाइट की खबर पहले ही पूरी ट्वाइलाइट सिटी में फैल चुकी थी। प्लेयर्स का वो ग्रुप अब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा था। टीम लीडर के लौटने तक लीडर मॉन्स्टर को सेफगार्ड करने से ज्यादा उन्हें अपनी जान की फिक्र हो रही थी।